हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस। क्या हाल चाल है बच्चास एंड बच्ची सर, सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, अपने लोग ने अकाउंट्स का वन शॉट शुरू कर दिया, मैथ्स का वन शॉट शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चे लोग बोलने लगे भैया कंपनी लॉ भी तो हार्ड है, आप कंपनी लॉ का भी तो वन शॉट शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आप सबके रिक्वेस्ट पे, जी बिल्कुल आप सबके रिक्वेस्ट पे, आज मैं करवाने वाला हूं यूनिट नंबर 5 कॉर्पोरेट मीटिंग, कंपनी लॉ का यूनिट नंबर 5। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आप लोगों को हंसा हंसा के लोटपोट कर देगा। बहुत एंटरटेनमेंट, बहुत ज्ञान की बातें, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज आप लोगों को इस पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा। लेकिन भैया, आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 5 भी आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आएगा, ये चैप्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब कंपनी क्या होता है, ये प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, वो सब तो आप जानते हो नॉर्मली, ये सब तो बेसिक बात है। लेकिन अपने लोग ना यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। देखिए, ये जो आदमी लोग बैठा हुआ है और यहाँ जो कंपनी के डायरेक्टर्स लोग भाषण दे रहे हैं, इसको अपने लोग बोलते एजीएम। आज एजीएम की बातें करेंगे, आज ईजीएम की बातें करेंगे। कंपनी में मीटिंग्स कैसे होती है, कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मीटिंग होता है, उस सारे चीज का हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएगी ये सेशन को, इसलिए फटाफट से लाइक कर दो। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम लोग हर एक चीज, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। बेटा, सबसे पहले तो अगर आप, मैं बात करूं कि कंपनी लॉ में क्या पढ़ के जाओगे, कंपनी लॉ में मेरा संजीवनी बूटी मोर देन इनाफ है दोस्तों। संजीवनी बूटी अगर चाट के चले गए, पढ़ के चले गए, बस बस बेड़ा पार है भाई। और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लो, आप लोगों का कंपनी लॉ का बेड़ा पार है दोस्तों। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग याद भी करना घर में, ठीक है? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपने लोग, ठीक है? देखो, कंपनी लॉ में ना सिर्फ 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में लिखा हूं, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट दिमाग में रहे और एग्जाम में आप लिख पाओ। एग्जाम में अगर आप इतना बड़ा आंसर याद करके जाओगे, तो थोड़ा सा तो लिख पाओगे, अपने से बना बना के भी तो लिख पाओगे। इसीलिए मैंने सारा क्वेश्चन का आंसर इस बार बड़ा बड़ा बनाया है, ठीक है? आप लोग अच्छे से लर्न करना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, आइए फटाफट से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आज का होने वाला है, हंसा हंसा के लोटपोट करके पूरा आप लोगों को कंपनी लॉ पढ़ा दूंगा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन कॉर्पोरेट मीटिंग। हाउ डू यू नीड हाउ डू यू मीन बाय एजीएम ऑफ ए कंपनी, स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग होल्डिंग सच मीटिंग। सबसे पहले अपने लोग फोकस करते हैं इस पे, डिफाइन कॉर्पोरेट मीटिंग। कॉर्पोरेट मीटिंग क्या होता है? जब कंपनी के लोग, जब एक कंपनी के लोग, लेट से रिलायंस के या टाटा के, जब कोई भी कंपनी के लोग मिलकर अगर मीटिंग करते हैं अपने मेंबर्स के साथ, अपने शेयर होल्डर के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट मीटिंग। अगर कोई भी कंपनी, रिलायंस हो या टाटा हो या अदानी हो, कोई भी कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी अगर अपने मेंबर्स के साथ या अपने शेयर होल्डर के साथ या अपने डायरेक्टर के साथ बैठ के मीटिंग करता है, जी बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो बैठ के मीटिंग करता है, तो इसको अपने लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट मीटिंग। कंपनी का मीटिंग कैसे होता है पता है? पूरा शेयर होल्डर लोग बैठा रहता है और वो डायरेक्टर लोग भाषण देते रहते हैं और शेयर होल्डर लोग वोट करता है कि हाँ, हम तुम्हारा भाषण में एग्री करते हैं, हाँ तुम्हारे डिसीजन सही है। तो कॉर्पोरेट मीटिंग मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट मीटिंग मतलब होता है जब एक कंपनी अपने मेंबर्स के साथ, अपने शेयर होल्डर के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ मीटिंग करता है, डिस्कस करता है, डिसीजन लेता है, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट मीटिंग। आइए इसको पढ़ते हैं बहुत बढ़िया से। A corporate meeting refers to any official gathering of the members, shareholder, or director of a company to discuss and make decision on matter relating to company's business. अगर कंपनी के बारे में कुछ भी फैसले लेने हैं, कुछ भी डिसाइड करना है, तो उस फैसले के लिए आप अपने मेंबर्स के साथ, शेयर होल्डर के साथ, डायरेक्टर के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो। एक कंपनी अगर अपने मेंबर्स के साथ बैठ के, शेयर होल्डर के साथ बैठ के, डायरेक्टर के साथ बैठ के चर्चा करता है, तो उसको अपने लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट मीटिंग। याद है तुम लोगों का पीटीएम हुआ करता था बचपन में, याद है पीटीएम, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होता था?
पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो जो स्कूल की अपनी प्रिंसिपल है जो बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी, वो क्या करती थी, वो टीचर्स को भी बुलाती थी, क्लास टीचर्स को भी बुलाती थी और पेरेंट्स को भी बुलाती थी। कभी कभी तो भैया पेरेंट्स को अपना अपना बच्चा लेके आने के लिए भी बोलती थी कि अपने बच्चे को भी लेके आओ। सबको बुला के मीटिंग करती थी, सबको बुला के स्कूल के बारे में बहुत बड़े बड़े जो फैसले हैं कि फीस बढ़ेगा, आपका स्टूडेंट का प्रोग्रेस अच्छा नहीं है, आपका स्टूडेंट का प्रोग्रेस अच्छा है, वो सारा स्कूल को ही बताना चाहती थी। कभी कभी आप देखोगे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल क्या करती थी, टीचर को भी बुलाती थी, क्लास टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट सब मिलके वो स्टूडेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आपका बच्चा वीक है, आपका बच्चा का प्रोग्रेस चाहिए। तो ऐसे ही एक कंपनी के बारे में, एक कंपनी के बारे में अगर एक कंपनी मेंबर, शेयर होल्डर और वो डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट मीटिंग। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग। बात समझ में आया? याद रखना पीटीएम। ओके सर। मीटिंग from an important part of corporate governance as they ensure the management decision are taken collectively and transparently। मतलब कोई एक जन मिलकर डिसीजन नहीं ले जाता, ठीक है। स्कूल में जो पीटीएम हुआ करता था तो प्रिंसिपल मैडम क्या अकेले डिसीजन लेती थी क्या? सब प्रिंसिपल क्या अकेले डिसीजन लेती थी क्या? नहीं, वो मीटिंग बुलाती थी, मीटिंग बुला के डिसीजन लो। अगर एक कंपनी का एक मसीहा आ गया, मान लो रिलायंस कंपनी का, रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर कौन है? रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी आया और मुकेश अंबानी मान लो खुद से डिसीजन ले लिया, तो गलत हो जाएगा ना भाई। तो एक इंसान डिसीजन नहीं ले, सब डिसीजन ले। तो इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग। तो कॉर्पोरेट मीटिंग मतलब क्या होता है, बना बना के लिखना, कोई दिक्कत नहीं। कॉर्पोरेट मीटिंग रेफर्स टू द ऑफिशियल मीटिंग, official gathering of the members, shareholders or director of a company to discuss and make decisions on matter relating to company। मतलब कंपनी के बिजनेस के मैटर में, कंपनी के बिजनेस के मैटर में डिस्कशन के लिए जब एक कंपनी अपने मेंबर्स, अपने शेयर होल्डर, अपने डायरेक्टर के साथ मीटिंग रखवाता है उसको बोलते हैं दोस्तों कॉर्पोरेट मीटिंग। याद कीजिए मेरे साथ दोस्तों, आप लोग याद करोगे मेरे साथ, देखिए याद करोगे मेरे साथ, देखिए। A company meeting refers to the official gathering of the members, shareholders and director। कंपनी मीटिंग का मतलब क्या है, जब ऑफिशियली मेंबर, शेयर होल्डर और डायरेक्टर मिलते हैं और मीटिंग करते हैं टू डिस्कस अबाउट द कंपनीज मैटर रिलेटिंग टू कंपनीज बिजनेस। वो कंपनी में जो मैटर्स चल रहे हैं, कंपनी में जो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, कंपनी के जो बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, उसके बारे में आप चर्चा करोगे, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग, ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट मीटिंग में, कॉर्पोरेट मीटिंग बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं। कॉर्पोरेट मीटिंग एक होता है दोस्तों बोर्ड मीटिंग, एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है ईजीएम, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट मीटिंग का अगर बात करें तो एक होता है एजीएम, एक होता है ईजीएम, एक होता है बोर्ड मीटिंग। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब समझाएंगे आप लोगों को। आप लिख सकते हो कॉर्पोरेट मीटिंग आर मेनली क्लासिफाइड एज बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ समझाएंगे दोस्तों, आप चिंता मत करो। चलो आ जाओ। तो कॉर्पोरेट मीटिंग तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? एक होता है बोर्ड मीटिंग, एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग जिसको एजीएम बोलते हैं अपने लोग, एक होता है ईजीएम। ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने लोग, बात करते हैं बच्चा लोग अपने लोग, एजीएम क्या होता है, एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है। याद रखिएगा, हर एक कंपनी, जितना भी कंपनी अपना इंडिया में है, हर एक कंपनी को साल में कम से कम एक बार तो एजीएम रखना ही पड़ेगा। हर एक कंपनी साल में, हर एक कंपनी, अपना इंडिया में जितना भी कंपनी है, हर एक कंपनी को साल में एक बार एजीएम तो रखना पड़ेगा। बस उसमें ओपीसी को जरूरी नहीं है, ओपीसी को जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी मतलब क्या, 1% कंपनी। 1% कंपनी को छोड़ के जितना भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जो भी कंपनी है, जितना भी अपना इंडिया में कंपनी है, हर एक कंपनी को साल में एक बार तो एजीएम रखना ही पड़ेगा। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, कि एक बार भाई बैठक बनाएंगे, एक बार सबके साथ बैठेंगे। जैसे 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 आप लोगों के स्कूल में पीटीएम होता था, बिल्कुल सर।
एक कंपलसरी पीटीएम होता था, कंपलसरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। कब होता था? जब रिजल्ट का दिन आता था, रिजल्ट का दिन आता था। रिजल्ट के दिन में ये कभी ना कभी पीटीएम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट के दिन आपके स्कूल में पीटीएम होता ही होता था। जब आपका रिजल्ट निकलता था, जब आपका एनुअल फाइनल रिजल्ट निकलता था फाइनल एग्जाम का, तब आपके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता ही था, जिसमें आप लोग का बेइज्जती होता था ना। तो वही दिन है एजीएम। एजीएम वही कहता है, एजीएम का मतलब क्या? एजीएम बोलता है कि हर एक कंपनी को साल में कम से कम एक बार मीटिंग तो रखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जिस मीटिंग में ये चर्चाएं होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या हिसाब है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अपने को कितना कितना डिविडेंड मिलेगा, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा, कंपनी का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। एजीएम में कंपनी का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे पीटीएम में आपका रिजल्ट दिखाया जाता है, एक ऐसा पीटीएम जरूर होता है जिसको बोलते हैं कंपलसरी पीटीएम। स्कूल में क्या होता था? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। एक कंपलसरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता था रिजल्ट के दिन, कि भाई एक साल में एक बार तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखना ही है, जिसमें बच्चे लोगों का रिजल्ट दे। वैसे ही होता है एजीएम। एजीएम का मतलब क्या होता है? एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। जब एक कंपनी को हर साल एजीएम रखना ही पड़ता है, एक बार कम से कम। रख सकते हो आप कितनी बार भी, एक बार कम से कम आप लोगों को एजीएम रखना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, ओपीसी को छोड़ के, 1% कंपनी को छोड़ के। 1% कंपनी में ये लॉ अप्लाई नहीं करता। 1% कंपनी को छोड़ के, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो, होल्डिंग कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, हर एक कंपनी को साल में कम से कम एक बार एजीएम रखना पड़ेगा। एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। कि जैसे पीटीएम के लिए रिजल्ट कंपलसरी होता था, जैसे एक कंपलसरी पीटीएम आप लोग का होता था जिसमें बच्चे लोग का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही एजीएम होता है, जहां पे कंपनी के जहां पे कंपनी का रिपोर्ट कार्ड उसके शेयर होल्डर को दिखाया जाता है कि ये देखो, अपना कंपनी का रिपोर्ट कार्ड ऐसा है, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, कितना डिविडेंड देंगे, कितना डिविडेंड नहीं देंगे, कौन सा डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, ये सब बातें होती है यहाँ पे। ठीक है, ओके। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96, अगर आपको सेक्शन याद नहीं रहा तो आप एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 इस ये बोल के स्टार्ट कर देना। अगर आपको एग्जाम में सेक्शन याद नहीं रहा, मत लिखना 96 के जगह 93 लिख के आ जाओगे, पूरा कट जाएगा, पूरा कट। अगर सेक्शन याद नहीं रहा तो लिखना एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 और अपना आंसर को चेप किया जाना। सेक्शन याद करना कंपलसरी नहीं है। सेक्शन याद नहीं रहा मत लिखना, लेकिन गलत लिख के आओगे पूरा कट जाएगा आंसर, पूरा आंसर कट जाएगा। याद रखना, गलत मत लिख के आना, या तो मत लिख के आओ, या तो लिखोगे तो सही लिख के आना। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, every company except a OPC must hold an AGM once every year। मतलब बोला है, हर एक कंपनी को हर एक कंपनी को साल में एक बार एजीएम रखना ही पड़ेगा, हर एक कंपनी को साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग रखना ही पड़ेगा। जैसे आपके स्कूल में आपके रिजल्ट के दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता ही था, वो कंपलसरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता था कि सबको आना ही है, जहां पे बच्चों का रिजल्ट्स उनके पेरेंट्स को दिया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही होता है एनुअल जनरल मीटिंग, कि साल में एक बार कम से कम हर एक कंपनी को साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग रखना ही पड़ेगा। तो the AGM is mandatory yearly meeting the shareholder to discuss about the company's performance, approve financial statement, declare dividend and appoint director and auditors। अब देखिए, हमने हमने क्या बोला कि कंपनी का रिपोर्ट कार्ड मिलता है एजीएम में ना, कंपनी का रिपोर्ट कार्ड मिलता है, शेयर होल्डर लोग जाता है और शेयर होल्डर लोग को बोलता है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, कंपनी प्रॉफिट कमाया है, वो बोलता है कि कंपनी प्रॉफिट कमाया है कि लॉस कमाया है, पता चलता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो शेयर होल्डर अप्रूव करता है। ठीक है, शेयर होल्डर ये वोट करता है कि कितना कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है उसमें। और अपॉइंट डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, इनफैक्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अपॉइंट होते हैं ना,
जो सीए लोग अपॉइंट होते हैं, सीए सीएस सीएमए लोग जो अपॉइंट होते हैं कंपनी में ना, वो भी शेयर होल्डर के बदौलत ही अपॉइंट होते हैं। शेयर होल्डर जाएंगे, मीटिंग करेंगे, वोट करेंगे, तभी जाके कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो पाएगा, तभी जाके कोई ऑडिटर अपॉइंट हो पाएगा। ऑडिटर का मतलब क्या होता है? सीए। ठीक है। तो एजीएम क्यों जरूरी है? एजीएम इसीलिए जरूरी है कि तुम साल में एक बार जाओगे, साल में एक बार जाके देखोगे कि जिस कंपनी में अपने लोग पैसा लगाए हैं, अरे भैया जी, जिस कंपनी में अपने लोग पैसा लगाए हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस कमा रहा है। उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करोगे। आपको डिविडेंड कितना मिलेगा उसका आप तय करोगे कि डिविडेंड कितना मिल रहा है, पैसा कितना मिलेगा हमको इस साल। और शेयर होल्डर का यह भी रोल होता है कि कोई भी जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है या कोई भी ऑडिटर जो अपॉइंट हो रहा है ना, उसका हिसाब उसके लिए वोट करना। जब तक शेयर होल्डर लोग वोट नहीं गिराएगा ना, जब तक शेयर होल्डर लोगों का वोटिंग नहीं लिया जाएगा, तब तक एक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। डायरेक्टर भी अपॉइंट होगा, ऑडिटर भी अपॉइंट होगा तो शेयर होल्डर के वोट से, क्योंकि शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर ही तो मालिक है कंपनी का। जब तक वो मालिक नहीं आएगा और वोट नहीं गिराएगा, तब तक एक कंपनी में भैया डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा, ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। तो एक कंपनी में जो डायरेक्टर ऑडिटर अपॉइंट होता है ना, वो किसके बदौलत? शेयर होल्डर के बदौलत। वो लोग वोट करेगा तब जाके होगा। ठीक है। तो एजीएम कंपलसरी है। एजीएम एक साल में हर एक कंपनी को, मतलब ईच एंड एवरी कंपनी को, एक्सेप्ट 1% कंपनी, एक्सेप्ट 1% कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी को, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, सब्सिडरी, होल्डिंग, जो भी कंपनी हो, ईच एंड एवरी कंपनी को एजीएम करना पड़ेगा। ठीक है। अब एजीएम की रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है इसको पढ़ लीजिएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, जितना पॉइंट याद रहा उतना एग्जाम में लिख देना। ठीक है। जितना पॉइंट, जितना पॉइंट याद रहा, जरूरी नहीं है कि 10 का 10 पॉइंट लिखना, जितना पॉइंट याद रहा उतना आप एग्जाम में लिख देना। ठीक है। अगर 10 मार्क्स का पूछा तो थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना, 5 मार्क्स का पूछा तो थोड़ा कम। जितना पॉइंट याद रहा आप लोगों को उतना पॉइंट लिख देना। ठीक है। हम सारा पॉइंट ही ऑलमोस्ट पढ़ा देंगे। चलिए, एजीएम के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है जरा देखिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एजीएम, एजीएम कितना बार कर सकते हैं? बोला है कि अगर मान लीजिए कि आप कंपनी खोले हो और आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, सुनिए 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 सुनिए, मैं एजेसी लिमिटेड खोला हूं, मैंने अपना क्लासेस के नाम पे कंपनी खोला है और मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के विद इन 9 मंथ हमको एजीएम कंडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एवरी कंपनी मस्ट होल्ड ऑन एजीएम वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर एंड नॉट मोर देन 15 मंथ शैल elapse बिटवीन टू एजीएम। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है? अच्छा 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 अच्छा, ये था, ये सेकंड सेकंड वाला था। सुनिए 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 सुनिए, गलत एग्जांपल दे दिए। सुनिए, बोला है कि हर कंपनी, एवरी कंपनी मस्ट होल्ड एन एजीएम इन वंस, बोला हर साल कम से कम एक एजीएम तुम रखना, और 15 महीने से ज्यादा समय नहीं बीतना चाहिए एजीएम का। ठीक है। 15 महीने का गैप नहीं बनना चाहिए, 15 महीने का गैप नहीं बनना चाहिए, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं बनना चाहिए। बोला हर साल कम से कम एक एजीएम रखना, हर साल अपने कंपनी के लिए कम से कम एक एजीएम रखना, और 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं बनना चाहिए। बात समझ में आया? मतलब अगर मान लो कि हम कोई मीटिंग रखे दिसंबर में, हम 2024 वो दिसंबर को एजीएम रखे। ठीक है। तो नेक्स्ट एजीएम कब तक होना चाहिए मेरा? नेक्स्ट एजीएम 2025, सॉरी 2026, 2026 मार्च तक नेक्स्ट एजीएम मेरा हो जाना चाहिए। मतलब 15 महीने से ज्यादा का गैप मत रखना। ठीक है। फिर फर्स्ट एजीएम कब हो सकता है? देखो, अगर मैं मान लो एजेसी लिमिटेड खोला, सुनो सुनो सुनो, अगर अगर मैं मान लो कि अपना क्लासेस का कंपनी खोल लिया, अगर मैं मान लो अपना क्लासेस का कंपनी खोल लिया, तो विद इन 9 मंथ्स हमको एजीएम कंडक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और सेकंड फाइनेंशियल ईयर से हर 6-6 महीने पे, हर 6-6 महीने पे। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको विद इन 9 मंथ्स एजीएम करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड फाइनेंशियल ईयर से विद इन 6 मंथ करके हमको करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द कंपनीज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और सब्सटेंशियल ईयर इट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
हर 6 महीने पे एक एक एजीएम होना चाहिए, सीधा सा बात है, बात खत्म। ठीक है, मतलब सुनो, मैं अपना अपना कंपनी खोला, एजेसी लिमिटेड। मैं कब खोला? मैं वो 2025 खोला। तो 2025 में विद इन 9 मंथ्स मेरे को एजीएम करना पड़ेगा। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरे को ये छूटा है कि भैया तुम 9 महीने के अंदर अंदर एजीएम कर लेना। लेकिन सेकेंड फाइनेंशियल ईयर से हर 6 6 महीने बाद आपको एजीएम करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, कंपलसरी है। मतलब साल में 2 बार बुलाना पड़ेगा आपको, हर 6 6 महीने। ठीक है, ओके। फिर ऑथोरिटी टू कॉल एजीएम, एजीएम कौन बुलाएगा? एजीएम बुलाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही सिर्फ पावर है एजीएम बुलाने का, और किसी के पावर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू कॉल द एजीएम बाय इशूइंग ए नोटिस टू ऑल द मेंबर्स। ठीक है, तो जो बीओडी रहता है वही बुलाता है एजीएम। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, जो कंपनी को संभालता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, जो कंपनी को संभालता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, वही बुलाएगा एजीएम। एजीएम कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, फिर नोटिस ऑफ द मीटिंग। A clear 21 days written notice must be given to all members specifying the date, time, place. मतलब नोटिस कम से कम 21 दिन पहले का होना चाहिए। 21 दिन पहले का होना चाहिए। ठीक है, 21 दिन पहले का मतलब आज से 21 दिन बाद अगर हम मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं तो आज हम पहले नोटिस इशू कर देंगे। आज हम नोटिस इशू कर देंगे। 21 दिन पहले का नोटिस होना चाहिए कि विद इन 21 डेज आओ और एजीएम होने वाला है अपनी कंपनी का। ठीक है, आज कौन सा तारीख है? आज आज 15 तारीख है ना? आज 15 तारीख है अपना, आज 15 तारीख है, 15 जनवरी। ठीक है, तो मैं बोल दिया कि अपना जो एजीएम होने वाला है वो 6 फरवरी को होने वाला है। अब काउंट करो कि 21 दिन हुआ है कि नहीं हुआ है, काउंट करो। मतलब 15 फरवरी, एटलीस्ट 21 दिन का रिटर्न नोटिस हमारे पास होना चाहिए। मतलब एजीएम कम से कम 21 दिन बाद होगा। 21 दिन पहले नोटिस दे देना हर एक मेंबर को, हर एक मेंबर को 21 दिन पहले नोटिस दे देना। एक क्लियर 21 डेज रिटर्न नोटिस मस्ट बी गिवन टू द मेंबर्स। और उसमें ये डेट लिख देना, उसमें टाइम लिख देना 6 फेब, और टाइम है मान लो 10 AM कि 10 बजे आ जाना। उसमें प्लेस लिख देना, प्लेस लिख दिया हम कोलकाता, कोलकाता लॉर्ड्स मोर, ऐसे हम लिख दिए। ठीक है, एंड बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग। मतलब किस किस बात पे चर्चा होने वाला है वो सब सब लिख देना, वो सब सब लिख देना। ठीक है, वो सब सब लिख देना। मतलब जब मीटिंग होने वाला है उससे 21 दिन पहले नोटिस दे दे। बोलता है यही कि जब मीटिंग होने वाला, जब एजीएम होने वाला है उससे 21 दिन पहले नोटिस दे दे भाई, 21 दिन पहले नोटिस दे दे। शॉर्टन नोटिस इज अलाउड ओनली विद द कंसेंट ऑफ 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। अगर मान लो, अगर मान लो कि मैं 21 दिन बाद नहीं, मैं 2 दिन बाद का मीटिंग रखना चाहता हूं, मैं 5 दिन बाद का मीटिंग रखना चाहता हूं, सर इमरजेंसी है 10 दिन बाद का मीटिंग रखना है, मैं 21 दिन तक वेट नहीं कर सकता सर, कंपनी को इमरजेंसी है। कंपनी को मान लो इमरजेंसी है, 21 दिन का कंपनी वेट नहीं कर सकता, शॉर्टर नोटिस देना है। ठीक है, उस केस में आपका जो 95% ऑफ द मेंबर है उसका कंसेंट होना चाहिए, उसका कंसेंट होना चाहिए। शॉर्टर नोटिस इज अलाउड ओनली विद द कंसेंट ऑफ 95% ऑफ द मेंबर्स। अगर 95% ऑफ द मेंबर्स बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप रख लीजिए शॉर्टर नोटिस, आप 5 दिन बाद मीटिंग रख लीजिए, 21 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, 5 दिन बाद 10 दिन बाद मीटिंग आप रख लीजिए, तब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारा 95% ऑफ द वोटर्स, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 दिन बाद ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब 5 दिन बाद ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर सकते हो ऐसा। वरना 21 दिन पहले आप लोगों को पहले नोटिस देना पड़ेगा, 21 दिन बाद आएगा एजीएम, एजीएम का मीटिंग में सब। मतलब मेंबर लोगों को बुलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 21 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन अगर चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि शॉर्ट टाइम में हो जाए ये काम, ये काम शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में हो जाए, मतलब 2 दिन के बाद ही हमको मीटिंग कराना है, 5 दिन के बाद ही हमको मीटिंग कराना है, तो 95% ऑफ द मेंबर्स का कंसेंट लीजिए, वो अगर हाँ बोलते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 95% ऑफ द मेंबर्स अगर बोलते हैं हाँ ठीक है कर लीजिए,
तब कर लीजिए मीटिंग, 2 दिन के बाद ही, 5 दिन के बाद ही, 10 दिन के बाद ही, जब मन तब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग क्या रहे, ये एजीएम जो है उसका टाइम और प्लेस क्या रहेगा, टाइम और प्लेस क्या रहेगा, सुनिए। एजीएम मस्ट बी हेल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स 9 AM to 6 AM। मतलब यहाँ पे बोला है कि एजीएम जो है अपना एनुअल जनरल मीटिंग वो 9 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक होना चाहिए, उसके बीच। अब ये नहीं कि रात को 2 बजे रख दिए एजीएम, रात को 2 बजे फोन करके बोल रहे हैं हेलो एजीएम है आ जाओ तो थोड़ा, नहीं वैसा नहीं होगा। बिजनेस आवर्स के अंदर अंदर आप एजीएम रखिए, मतलब सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आप रख सकते हो, ठीक है। इट मस्ट बी हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी और टाउन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो एजीएम कहां कहां हो सकता है, एजीएम हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस में, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर उतना जगह नहीं है कि सबको बिठा पाए, रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर नहीं होगा तो सेम सिटी में होना चाहिए, सेम सिटी में या सेम टाउन में होना चाहिए जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। मतलब बाबू अगर मेरा ऑफिस कोलकाता में सिचुएटेड है तो कोलकाता में ही कोई हॉल बुक करके मैं एजीएम करा सकता हूं। अगर मेरा ऑफिस कोलकाता में सिचुएटेड है तो कोलकाता में ही एक हॉल बुक करके मैं एजीएम करा सकता हूं, या तो मैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में कराऊं या तो मैं कोई हॉल बुक करके कोलकाता में ही, लेकिन करना पड़ेगा, ये नहीं कि झुमड़ी तलैया चले गए, नहीं, ठीक है। तो मीटिंग कहां पे होना चाहिए, मीटिंग आपका रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए और एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी और टाउन वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज वो सिचुएटेड। अच्छा, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड मतलब कौन कौन सी बातें होगी एजीएम में, एजीएम में क्या क्या बात होगी, एजीएम में कौन कौन सी बातें होगी। बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड का मतलब है एजीएम में कौन कौन सी बातें होगी, सुनो। एजीएम में सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस का बात होगा, कोई भारी भरकम मीटिंग नहीं है ना भाई, नॉर्मल बातें होगा, नॉर्मल 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 बात। जैसे रिजल्ट लेने के लिए जब ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग जाते थे नॉर्मली, तो नॉर्मल नॉर्मल बात होता था ना, आपका बच्चा का रिजल्ट ये रहा, आपका बच्चा का प्रोग्रेस बहुत खराब है, आपका बच्चा का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, यही सब बात होता था ना, कोई इमरजेंसी वाला तो बात नहीं होता था। तो ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब नॉर्मल बिजनेस का बात होगा सिर्फ। एजीएम में क्या क्या बात होगा, एजीएम में सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस वाला बात होगा, नॉर्मल नॉर्मल बात होगा। जैसे एजीएम में बात होगा कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, कि अपना सीए क्या रिपोर्ट बनाया है दिखाओ, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, शेयर होल्डर बोल सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ भाई, ऑडिटर ने क्या बोला है वो दिखाओ भाई, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कि डिविडेंड कितना तुम डिक्लेयर करोगे, शेयर होल्डर लोगों को कितना डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, कितना पैसा दोगे शेयर होल्डर लोगों को, उस पर ये चर्चा हो सकती है। एजीएम में क्या क्या चर्चा होता है, एजीएम में बोल सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ कंपनी का, इस बार का ऑडिटर रिपोर्ट क्या आया है, शेयर होल्डर बोल सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको जानना है, ऑडिटर रिपोर्ट हमको जानना है। एजीएम में भैया डिविडेंड का डिक्लेरेशन हो सकता है कि इस बार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर को वादा किया है कि हर शेयर पे 1 लाख करके दे, ठीक है। फिर या, या तो अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ वो डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, डायरेक्टर को अपॉइंट शेयर होल्डर ही तो करता है, या तो अपॉइंट करेगा या तो रीअपॉइंट करेगा। और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग देयर रिम्यूनरेशन, मतलब शेयर होल्डर क्या कर सकता है, शेयर होल्डर एक ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है, सीए को अपॉइंट कर सकता है, कंपनी में कोई भी सीए आएगा, ऑडिटर आएगा ना जो ऑडिटर करेगा, उसको भी अपॉइंट कर सकता है और उसका रेम्यूनरेशन भी फिक्स करा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब बातें होती है, मतलब बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड मतलब एजीएम में क्या क्या बातें होती है, ये सब बातें होती है। मैं क्या बोला, जितना पॉइंट याद रहा उतना पॉइंट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो सब, लेकिन तुमको जितना पॉइंट याद रहा उतना पॉइंट एग्जाम में लिख देना, 6 पॉइंट याद रहा लिख देना, 5 पॉइंट याद रहा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोरम, कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम का मतलब कि मीटिंग में कम से कम, कोरम का मतलब मीटिंग में कम से कम कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, बेसी से बेसी नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम का मतलब होता है मीटिंग में, एजीएम में कम से कम कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एक स्कूल में जाते थे, एक स्कूल में देखते थे कि कम से कम 5 तो बच्चा 10 तो बच्चा रहता था तभी टीचर पढ़ाता था, लेकिन अगर मान लो 1 या 2 तो बच्चा आया है तब टीचर नहीं पढ़ाता था,
होता है ना, कॉलेज में भी होता है ना ऐसा, कि अगर टीचर बैठा हुआ है और एक बच्चा आया हुआ है, क्या क्या पढ़ाएंगे बाबा, जाओ तुम घर जाओ। तो वैसे ही होता है एजीएम में कि कम से कम कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए तब मीटिंग हुआ, कम से कम कितना मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। तो पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 5 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए, वरना मीटिंग नहीं होगा। अगर ये लोग प्रेजेंट नहीं रहा ना, इतना प्रेजेंट नहीं रहा, इतना मेंबर प्रेजेंट नहीं रहा, तो मीटिंग नहीं होगा। ठीक है, बोल दिया गया है कि एजीएम में कम से कम 5 मेंबर प्रेजेंट रहना चाहिए। ये सॉरी, ये पब्लिक पब्लिक कंपनी के केस में, और प्राइवेट के कंपनी के केस में कम से कम 2 मेंबर प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके। अच्छा, फिर अपने लोग पढ़ेंगे एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मतलब इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट, मतलब अगर मान लीजिए 5 मेंबर प्रेजेंट नहीं है या 2 मेंबर प्रेजेंट नहीं है, तो मीटिंग क्या हो जाएगा, एडजर्न्ड हो जाएगा, एडजर्न्ड। कोर्ट में बोलता है ना, कोर्ट में वो जज साहब बोलता है ना कि टुडेस हियरिंग इज एडजर्न्ड, ऐसे बोलता है ना, मतलब नहीं होगा, छोड़ो। ठीक है, अब वो मीटिंग सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस पे होगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस पे होगा नेक्स्ट वीक में। सुनो, एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि सुनो, एजीएम में गए, एजीएम में गए और हम ट्यूसडे ट्यूसडे गए थे। सुनो, एजीएम में गए, हम ट्यूसडे गए थे। एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, हम ट्यूसडे गए थे, और ट्यूसडे हम 12 PM गए, 12 PM, 12 PM गए, और कोलकाता था प्लेस। ठीक है, लेकिन कोरम प्रेजेंट नहीं था वहां पे बस 3 ही मेंबर आए थे, और पब्लिक कंपनी था भाई। अगर 3 मेंबर आएंगे तो मीटिंग हो जाएगा कैंसिल, मीटिंग हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो वो मीटिंग वापस कब होगा, वो मीटिंग होगा नेक्स्ट वीक का, वो मीटिंग नेक्स्ट वीक का फिर वापस ट्यूसडे 12 PM ही होगा, और कोलकाता में ही होगा, जहां हुआ था वहीं पे होगा। नेक्स्ट वीक सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम डेट में वही मीटिंग होगा वापस। अगर एजीएम में कोरम नहीं पहुंचा है, कोरम का मतलब क्या, अगर 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट नहीं है, वापस वो मीटिंग अगले वीक के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, अगले वीक के लिए एडजर्न हो जाएगा, अगले वीक के लिए एडजर्न हो जाएगा। मतलब कि ट्यूसडे को मीटिंग था, तो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को सेम मीटिंग, सेम टाइम, सेम प्लेस में होगा। ठीक है, और ये सब डिसाइड कौन करता है, और या तो बोर्ड भी डिसाइड कर सकता है अपना डेट। मान लो कि उस दिन, मान लो कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक नहीं हो सकता है, नेक्स्ट वीक ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो उस केस में बोर्ड वो डिसाइड करके देगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगा। ठीक है, मान लो कि नेक्स्ट मान लो कि ये ट्यूसडे को नहीं हो सकता है कुछ, तो उस केस में बोर्ड डिसाइड करेगा कि कब होगा। ठीक है, फिर डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम। एजीएम आप कराए नहीं, आपका कंपनी ऐसा फर्जी है कि एजीएम हुआ ही नहीं, मान लो एजीएम हुआ ही नहीं, तो कोर्ट आपको क्या सजा दे सकती है। देखो, इफ ए कंपनी फेल टू होल्ड एन एजीएम, द ट्राइब्यूनल, मतलब कि ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी, ट्राइब्यूनल मतलब कौन, एनसीएलटी, एनसीएलटी, एनसीएलटी मतलब क्या, कंपनी का कोर्ट, कंपनी का कोर्ट। एनसीएलटी क्या होता है, कंपनी का कोर्ट। जैसे अपने लोगों का कोर्ट होता है ना, अपने लोगों का जैसे कोर्ट होता है, वैसे ही कंपनी का कोर्ट है एनसीएलटी। ठीक है, तो if a company failed to hold an AGM, the tribunal may order the meeting to be called under Section 97, and the company and officer are liable to a fine up to 1 lakh and 5,000 per day for ये continuing default। ठीक है, उस कंपनी का जो डायरेक्टर है या ऑफिसर है, उस कंपनी का जो डायरेक्टर है या ऑफिसर है, उसको 1 लाख तक का फाइन लग सकता है, और 5,000 ये डेली डेली लगता रहेगा जब तक वो घपलाबाजी कंटिन्यू रखेगा। मान लो एक कंपनी ने एजीएम नहीं रखा, एजीएम नहीं रखा, एक कंपनी ने एजीएम रखा ही नहीं, बोला है ना कंपलसरी, कंपलसरी आपको 2 मीटिंग करना है, 2 एजीएम करने हैं एक साल में, हर 6-6 महीने पे, हर 6-6 महीने पे एजीएम होना चाहिए, बोला है ना। अगर तुमने नहीं रखा एजीएम, तो यहां पे बोल दिया गया है कि कंपनी एंड ऑफिसर्स पे 1 लाख का फाइन लगाएगा।
और जब तक ये घपलाबाजी चलता रहेगा, जब तक एजीएम नहीं करेगा, ये तब तक 5,000 पर डे करके फाइन लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा। ये ऐसा एनसीएलटी बोल दिया कि এজিএম যদি তুমি কন্ডাক্ট এজিএম না করবে তখন আমি তোমার উপরে ফাইন লাগাবো, 1 লাখ টাকার অবধি फाइन लगाबो। ठीक है, और जब तक तुम ये घपला करते रहोगे तब तक डेली डेली 5,000 करके फाइन लगता रहेगा। ठीक है ना, हो गया ना? देखो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसी में कितना कितना सारा क्वेश्चन हो गया कि डिफाइन कॉर्पोरेट मीटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एजीएम ऑफ द कंपनी, स्टेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग होल्डिंग सच मीटिंग, सब हो गया ना भाई। तो पूरा एक बार में ही मास्टर क्वेश्चन ऐसा बना दिए हैं कि आराम से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो कॉर्पोरेट मीटिंग क्या होता है? कॉर्पोरेट मीटिंग एक ऑफिशियल गैदरिंग होता है जहां पे मेंबर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो है वो डिस्कस करता है कंपनी के बारे में, कंपनी के मैटर्स के रिलेटेड। ठीक है, एजीएम वेजीएम सब पढ़ा दिया आप लोगों को। अब देखो ये सब पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स जितना याद रहेगा उतना लिखना। 5 ठो याद रहा है तो 5 ठो लिखना। अब ये मत बोलना भैया एक ही तो याद है, तब नहीं होगा। कम से कम 4-5 तो याद कर लेना, लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ईजीएम ऑफ ए कंपनी। मान लो कि कोई इमरजेंसी आ गया कंपनी में, मान लो कि कोई इमरजेंसी आ गया, फटाफट मतलब जो कंपनी का डायरेक्टर है वो क्रिमिनल निकला, वो रेपिस्ट निकला, वो करप्टेड निकला, उसको फटाफट निकालना है। तो उसके लिए ना इमरजेंसी मीटिंग बुलाना पड़ता है। इमरजेंसी मीटिंग मतलब ईजीएम का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जल्दी आओ शेयर होल्डर, इमरजेंसी में बुलाना है। स्कूल में होता था ना, स्कूल में होता था ना, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया जाता था। इमरजेंसी मीटिंग बुलाया जाता था जहां पे बोला जाता था कि कोविड कोविड 19 आ गया, कोरोना आ गया, इसीलिए हम स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो उसके लिए एक इमरजेंसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाना पड़ता था कि स्कूल में आग लग गया, इसीलिए हम स्कूल को बंद कर रहे हैं। ऐसा इमरजेंसी मीटिंग स्कूल वाले भी बुलाते थे ना। तो वैसे ही अगर कंपनी में कोई इमरजेंसी आता है तो वो लोग ना ईजीएम बुलाते हैं। ईजीएम का मतलब नॉर्मल मीटिंग जो रिजल्ट वाला मीटिंग होता है, रिजल्ट वाला पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है वही। और ईजीएम मतलब जब एक कंपनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ईजीएम। ठीक है, तो आइए देखिए, बोला व्हाट डू यू मीन बाय ईजीएम ऑफ ए कंपनी, स्टेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग होल्डिंग सच मीटिंग। उसका प्रोविजंस हम लोग को लिखना है। देखिए देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन याद नहीं रहा मत लिखना। एन ईजीएम इज एन मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर अदर देन द एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब एजीएम से हट के जो मीटिंग है, जो इमरजेंसी वाला मीटिंग होता है, उसको अपने लोग बोलते हैं ईजीएम। एन ईजीएम is called to discuss and decide urgent and special matter which cannot be postponed until the next AGM। मतलब वो मीटिंग जो बहुत अर्जेंट है, भाई करना पड़ेगा ये मीटिंग, उसको बोलते हैं अपने लोग ईजीएम। ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कि भाई आग लग गई है स्कूल में, फटाफट से आओ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाओ अर्जेंटली। तो ईजीएम का मतलब क्या, कंपनी मान लो, कंपनी का जो डायरेक्टर है मान लो, वो मान लो करप्टेड निकला, क्रिमिनल निकला, रेपिस्ट निकला। उस केस में उन लोगों को फटाफट निकालना है, जल्दी निकालना है। तो जल्दी निकालने के लिए जल्दी मीटिंग भी बुलाना पड़ेगा शेयर होल्डर का। तो इसीलिए ईजीएम को बुलाया जाता है कि शेयर होल्डर लोग जल्दी जल्दी आइए, फैसला कीजिए और ये डायरेक्टर को रिमूव कीजिए। कुछ भी कंपनी का अर्जेंट मैटर होता है ना, अर्जेंट मैटर, कोई भी कंपनी का अर्जेंट मैटर होता है तो उसके लिए ईजीएम बुलाया जाता है, ना कि एजीएम। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एजीएम तक अपने लोग वेट नहीं कर सकते। 6 महीना 7 महीना अपने लोग वेट नहीं कर सकते। अपने लोगों को जल्दी से जल्दी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। तो इट प्रोवाइड्स शेयर होल्डर एन अपॉर्चुनिटी टू कंसिडर इश्यूज रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन such as alteration of capital, removal of directors, amendment of memorandum और articles। ठीक है, मान लीजिए कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है, प्रो बैच में सिखा है, कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है, दस्तावेज जो होता है, उसको बदलना है।
कंपनी का आर्टिकल्स जो होता है उसको बदलना, इमीडिएटली बदलना है उसको। कोई 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 करप्टेड क्रिमिनल डायरेक्टर को हमको रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, या तो कैपिटल को ऑल्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए ना इमीडिएटली मीटिंग बुलाना पड़ता है। इमीडिएटली इमरजेंसी मीटिंग अगर बुलाना पड़ता है उसको बोलते हैं अपने लोग ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ईजीएम का मतलब क्या होता है बेटा? ईजीएम का मतलब होता है इमरजेंसी मीटिंग। जो मीटिंग आप इमरजेंसी के चक्कर में बुलाते हो उसको अपने लोग बोलते हैं इमरजेंसी मीटिंग। ठीक है, क्लियर है? मतलब इमरजेंसी में कंपनी अगर मीटिंग बुलाती है उसको बोलते हैं क्या? ईजीएम। अच्छा, अब आइए अब प्रोविजंस का पढ़ते हैं। प्रोविजंस का हम क्या बोले? जितना पॉइंट याद रहा उतना पॉइंट लिख देना। हम पढ़ाएंगे तुमको सब पॉइंट्स, लेकिन जितना पॉइंट याद रहा उतना पॉइंट लिखना। अगर मान लो 4 पॉइंट याद रहा लिख देना, 5 पॉइंट याद रहा लिख देना, लेकिन 5 पॉइंट कम से कम लिखना बाबू, 5 पॉइंट कम से कम आप लिखना, याद करना 5 पॉइंट। ठीक है, देखो ये प्रोविजंस रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ ईजीएम। सबसे पहले ऑथोरिटी टू कॉल ईजीएम। ईजीएम कौन बुलाएगा? ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकता है। कौन बुला सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकता है। ठीक है, सो एन ईजीएम में बी कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, मतलब जो बोर्ड का जो मेंबर है, बोर्ड का कोई भी मान लीजिए मेंबर है जिसके पास 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है, मतलब कंपनी के पास अगर 100% शेयर है तो उसके पास मान लो कि 10% शेयर है। बोर्ड का कोई ऐसा मेंबर जिसके पास 1/10 ऑफ द शेयर है, जैसे मोटा भाई अंबानी, अंबानी भी बुला सकता है ईजीएम रिलायंस के लिए। ठीक है, अगर बोर्ड का कोई ऐसा मेंबर है, बोर्ड का कोई ऐसा मेंबर है जिसके पास ये 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हो कंपनी का, वो भी बुला सकता है ईजीएम, वो भी बुला सकता है। ठीक है, या तो एनसीएलटी, एनसीएलटी मतलब ट्राइब्यूनल, मतलब कोर्ट। सो द एनसीएलटी इन केस ऑफ बोर्ड फेल्स टू कॉल द मीटिंग डिस्पाइट ए वैलिड रिक्विजिशन। अगर बोर्ड नहीं बुला पाएगा इमरजेंसी मीटिंग, तब कौन बुलाएगा? एनसीएलटी बुलाएगा। तुम तो ईजीएम, ईजीएम के लिए कौन कौन बुला सकते हैं? ईजीएम के लिए एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकता है, दूसरा बोर्ड ऑफ द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब बोर्ड का कोई ऐसा मेंबर जिसके पास पूरा कंपनी का 10% शेयर हो, पूरा कंपनी का 10% शेयर हो, वो बुला सकता है। या तो एनसीएलटी बुला सकता है अगर बोर्ड नहीं बुला पाया। बोर्ड अगर नहीं बुला पाया तो एनसीएलटी बुला सकता है। तो ये ईजीएम में कौन कौन बुला सकता है उसका दिया हुआ है। फिर रिक्विजिशन बाय मेंबर, रिक्विजिशन बाय मेंबर, मेंबर मस्ट सेंड ए रिटन रिक्विजिशन टू द रजिस्टर्ड ऑफिस स्पेसिफाइंग द मैटर्स टू बी डिस्कस्ड एंड साइंड बाय ऑल द रिक्विजिनिस्ट। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ, सुनो, ईजीएम कंडक्ट करने से पहले, ईवीएम कंडक्ट करने से पहले वो जो मेंबर्स को ना, मेंबर्स को रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजना पड़ता है कि कौन कौन सा मैटर पे डिस्कस होने वाला है। रजिस्टर आरओसी के पास भेजो, आरओसी के पास भेजो कि ईजीएम क्यों बुला रहे हो। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भेजो कि क्यों बुला रहे हो, क्या क्या मैटर्स है, क्या मैटर है, क्या ऐसा मैटर हो गया जो ईजीएम बुलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मेंबर मस्ट सेंड ए written requisition to the registered office specifying the matters to be discussed and signed by all requisitionists। ठीक है, ओके। फिर board's duty on requisition, once a valid requisition is received the board must call an EGM within ये 21 days। ठीक है, जब सारा मेंबर लोग अपना रिक्विजिशन भेज देगा कि इस मैटर पे मीटिंग करना है, इस मैटर पे इमरजेंसी मीटिंग करना है, जब सारा मेंबर लोग रिक्विजिशन भेज देगा कि ये इमरजेंसी मैटर्स पे ईजीएम कर मीटिंग करना है, तो बोर्ड को ईजीएम कंडक्ट करा लेना है 21 दिन के अंदर अंदर। ईजीएम कंडक्ट करा लेना 21 दिन के अंदर अंदर, 21 दिन के अंदर अंदर। एंड द मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन 45 डेज ऑफ रिसीविंग द रिक्विजिशन। रिक्विजिशन मिलने के ये 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हो जाना चाहिए। रिक्विजिशन मिलने के 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हो जाना चाहिए। अच्छा, मान लो कि एक एक मेंबर है, मान लो एक मेंबर है, सुनो, मान लो एक मेंबर है, मेंबर ने बोला कि भैया डायरेक्टर जो है कंपनी का वो करप्टेड है, डायरेक्टर जो है करप्टेड है, डायरेक्टर जो है वो करप्टेड है,
उसने उसने क्या किया, उस मेंबर ने क्या किया, उस मेंबर ने ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज दिया ये चीज। अब कंपनी ने जांच किया और कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बोर्ड मीटिंग बुलाए। कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ईजीएम बुलाए 21 दिन के अंदर अंदर। ईजीएम बुलाए 21 दिन के अंदर अंदर और मीटिंग 45 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है। जब ये मेंबर बोला कि डायरेक्टर ये करप्टेड है, जब ये मेंबर वो नोटिस दिया कि जो कंपनी का डायरेक्टर है वो करप्टेड है, उसके 21 दिन के अंदर अंदर ईजीएम बुला लेना चाहिए और 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए, फेलियर ऑफ बोर्ड, इफ द बोर्ड फेल्स टू कॉल्स द मीटिंग, अगर बोर्ड ने नहीं बुलाया मीटिंग, मीटिंग, देन द रिक्विजिनिस्ट would themselves may convene the meeting within 3 months from the date of requisition। वो जो कंप्लेन किया था, वो जो मेंबर कंप्लेन किया था, जिसको अपने लोग बोलते हैं रिक्विजिनिस्ट, जो मेंबर कंप्लेन किया था कि डायरेक्टर घपलेबाज है, डायरेक्टर करप्टेड है, वो खुद 3 महीने के अंदर अंदर मीटिंग को करवा सकता है। वो खुद 3 महीने के अंदर अंदर मीटिंग को करवा सकता है। अगर बोर्ड नहीं करवा पाया 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग, रिक्विजिशन के 45 दिन के अंदर अंदर ईजीएम अगर वो नहीं कर पाया, तो वो रिक्विजिनिस्ट जो है वो खुद करवा सकता है मीटिंग 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। फिर बात करते हैं नोटिस ऑफ ईजीएम। ए क्लियर 21 a clear वो 21 days notice must be given to all the members specifying the date, time, place। मतलब 21 दिन पहले नोटिस मिलना चाहिए। ठीक है। मतलब ईजीएम मान लो होगा अगर 6 फरवरी को, तो 21 दिन पहले कम से कम नोटिस मिलना चाहिए। नोटिस जो है वो 21 डेज पहले मिलना चाहिए कि कौन सा डेट को, कौन सा टाइम को, कौन सा प्लेस को अपने लोग मीटिंग करने वाले हैं, अपने लोग ये स्पेशल मीटिंग करने वाले हैं। ठीक है। कम से कम नोटिस जो मिलना चाहिए कम से कम 21 दिन पहले का, ईजीएम का नोटिस कम से कम 21 दिन पहले का मिलना चाहिए। प्लेस एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, एंड ईजीएम में बी हेल्ड एट एनी प्लेस सुटेबल फॉर द मेंबर्स। ईजीएम कोई भी प्लेस पे हो सकता है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कोई भी प्लेस पे ईजीएम करो जिस प्लेस पे मेंबर्स लोग का सुटेबल हो। इट मस्ट बी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, 9 AM से लेके 6 PM तक होना चाहिए। ठीक है। बाकी सब ईजीएम की तरह सेम सेम है। अच्छा, इस पे किस किस का चर्चा होगा, बिजनेस ऑफ एजीएम। याद रखिएगा, इस पे ना सिर्फ इमरजेंसी मैटर्स पे चर्चा होगा। जब ईजीएम बुलाते हो, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हो, तो याद रखिएगा सिर्फ इमरजेंसी मैटर्स पर डिस्कशन होगा, नॉर्मल मैटर्स पे नहीं, इमरजेंसी मैटर्स पर डिस्कशन होगा। जैसे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मान लीजिए ये मेरा मेमोरेंडम है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूं, ऑल्टर करना चाहता हूं। ठीक है। या तो रिडक्शन और इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल को आप रिड्यूस करना चाहते हो या इंक्रीज करना चाहते हो, ये सब इमरजेंसी मैटर है। सब एक कंपनी के लिए क्या है, इमरजेंसी मैटर है। तो कौन कौन सा मैटर पे आप ईजीएम बुला सकते हो, या तो आप देखो मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना चाहते हो, या तो आप रिड्यूस या इंक्रीज करना चाहते हो शेयर कैपिटल को, या तो आप डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो, रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर और ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, या अप्रूवल ऑफ मर्जर और एक्विजिशन। ठीक है। या तो आप अपना डायरेक्टर को, ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हो, या तो मर्जर एक्विजिशन, सब याद नहीं करना है, मर्जर एक्विजिशन के लिए अप्रूव करना चाहते हो। ठीक है। जितना पॉइंट याद रहा, 4 पॉइंट 5 पॉइंट, जितना पॉइंट याद रहा उतना पॉइंट यहां लिखना। ठीक है। प्रोविजंस में 5 पॉइंट लिख देना आप लोग। ठीक है। 10 पॉइंट पढ़ा देंगे, 5 पॉइंट लिख देना। ठीक है। कोरम, भैया एजीएम में जैसे आप बोलते थे कि 5 मेंबर्स रहना पड़ता है, पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स कम से कम रहना पड़ता है, तो यहां पर भी है क्या? बिल्कुल यहां पर भी है। अगर आप ईजीएम करवा रहे हो, ईजीएम मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग अगर आप करवा रहे हो, तो बोला गया है कि पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 5 मेंबर रहना पड़ेगा उस मीटिंग में, कम से कम 5 मेंबर रहना पड़ेगा दोस्तों, कम से कम 5 मेंबर। और अगर प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, कम से कम 2 मेंबर रहना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि आप स्कूल गए, स्कूल में सिर्फ एक ही बच्चा आया है, 2 ही बच्चा आया है, तो मैडम बोलेगी नहीं नहीं आज हम नहीं पढ़ाएंगे, एक बच्चे को क्या पढ़ाएं, जाओ खेलो।
हम दो बच्चों को क्या पढ़ाए, ये वो खेलो, ठीक है। तो कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम का मतलब होता है कि ईजीएम जब बुलाया गया हो तो पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 5 मेंबर रहना चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 मेंबर रहना चाहिए, ठीक है। वही सेम है, एजीएम की तरह ही सेम है। फिर रेजोल्यूशन एट एजीएम, मोस्ट मैटर डिस्कस्ड एट एन एजीएम रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ईजीएम में मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो मोस्ट ऑफ द मैटर है, जो ज्यादातर मैटर है, मोस्ट ऑफ द मैटर्स में कितना वोट चाहिए, 75% में, 75% मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। वोट कितना चाहिए, 75% में, मतलब अगर 75% लोग हाँ बोलेंगे और 25% लोग ना बोलेंगे, ये तभी वो वो जो डिसीजन है वो अप्रूव हो पाएगा। जैसे नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में क्या होता है कि अगर मान लो 100 जन है, सुनो सुनो सुनो, अगर मान लो 100 जन है, अगर मान लो 100 जन है, उसमें से 51 ने बोल दिया हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। लेकिन ईजीएम में ये बोलता है कि डिसीजन इन फेवर, इन फेवर कम से कम 75% लोग रहना चाहिए। मतलब 75% लोग अगर हाँ बोलेगा तभी ये डिसीजन हम मानेंगे, वरना नहीं। उसी को अपने लोग बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। 75% लोग अगर हाँ बोलेगा तभी ये डिसीजन माना जाएगा, वरना नहीं। मोस्ट मैटर डिस्कस्ड एट एन ईजीएम रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब कोई भी आप फैसले ले रहे हो तो 75% लोग जब तक हाँ नहीं बोलेगा, 75 या उससे ज्यादा परसेंट लोग जब तक हाँ नहीं बोलेगा तब तक वो अप्रूव नहीं होगा। 50, 51, 52, 60% से कुछ नहीं होगा, 75% लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा, कम से कम 75% लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा, तब जाके ईजीएम का जो मैटर्स है वो सॉल्व होगा, ठीक है। फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, अगर आप ईजीएम करना चाहते हो, अगर आप ईजीएम करना चाहते हो तो आपको आरओसी के पास जाके फाइल करना पड़ेगा। आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके आपको फाइल करना पड़ेगा। तो एक कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन passed at an EGM must be filed with the registrar of the companies in the form MGT 14 within 30 days। अगर आप मान लीजिए ईजीएम करना चाहते हो, एक कंपनी ईजीएम करना चाहता है, तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जाके बताएगा अपने लोग ईजीएम करेंगे और एमजीटी 14 फॉर्म भरेगा विद इन 30 डेज। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर वो एमजीटी 14 फॉर्म भरेगा और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके बोलेगा कि हम ईजीएम कंडक्ट करा रहे हैं, ईजीएम कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। फिर ये पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट, अगर ईजीएम नहीं कंडक्ट करा पाए फिर क्या होगा। इफ ए कंपनी फेल्स टू होल्ड एन ईजीएम व्हेन रिक्वायर्ड, so the NCLT may order the meeting to be called and impose a fine of the company and the officer। अगर कंपनी ईजीएम नहीं करवा पाया तो एनसीएलटी बुलाएगा ईजीएम। एनसीएलटी कौन, कंपनी का कोर्ट। अगर कंपनी ईजीएम नहीं कर पा पाया तो एनसीएलटी बुलाएगा वो मीटिंग, और एनसीएलटी एक फाइन वो तय कर देगा कि इतना फाइन तुमको देना पड़ेगा, इतना इतना फाइन आपको देना पड़ेगा, बस बात खत्म। इतना फाइन आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या ईजीएम, ईजीएम का मतलब इमरजेंसी मीटिंग। आप पहले वो मीनिंग अच्छे से लिख लेना, मीनिंग अच्छे से लिख के प्रोविजन जितना याद रहा, प्रोविजन अगर 5 ठो याद रहा 5 ठो लिखना, 10 ठो याद रहा 10 ठो लिख के आ जाना, ठीक है। जितना याद रहा उतना लिख के आ जाना, ठीक है। तो ईजीएम अपने लोग समझा दिए। जब एक कंपनी को इमरजेंसी मीटिंग पड़ता है, जरूरत, जैसे मान लो कि ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल करना है, डायरेक्टर को रिमूव करना है मान लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हमें अमेंड करना है, उस केस में क्या होता है, उस केस में ईजीएम मीटिंग कंडक्ट कराया जाता है। ईजीएम मीटिंग कंडक्ट, ये कब, मतलब कितने कितने ये दिन में बुला सकते हो आप, तो 21 दिन का प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा। मतलब 21 दिन पहले आप नोटिस दीजिए, 21 दिन के बाद ही हो सकता है। तो कम से कम 21 दिन पहले आप नोटिस नोटिस दीजिए और 45 डेज के अंदर अंदर आपका मीटिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग डिस्कस नोटिस एंड एजेंडा ऑफ ए मीटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अपने को बोला नोटिस क्या होता है, नोटिस। तो याद करो, जब स्कूल में तुमको नोटिस दिया जाता था
कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग विल बी हेल्ड एट दिस डे, दिस प्लेस, दिस टाइम, ऐसे करके जो नोटिस दिया जाता है, तो बिल्कुल नोटिस उसी को हम लोग बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? उसी को बोलते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले ना अगर ऐसा करके बोलेगा कि डिस्कस नोटिस एंड एजेंडा ऑफ ए मीटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सबसे पहले ना मीटिंग को डिफाइन कीजिएगा। देखिए किस तरीके से सुंदर से आंसर, हम सबसे पहले मीटिंग को डिफाइन कीजिएगा, जितना बड़ा हो पाए मीटिंग को पहले डिफाइन कीजिएगा, उसके बाद आप नोटिस पे आइएगा। ठीक है, बोला कि डिस्कस नोटिस एंड एजेंडा ऑफ ए मीटिंग, बोला कि नोटिस क्या होता है और एजेंडा क्या होता है। तो सबसे पहले ना मीटिंग को डिफाइन कीजिएगा, उसके बाद आप नोटिस को डिफाइन कीजिएगा। इस तरीके से ही लिखिएगा तो मार्क्स मिलेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए फटाफट से देखिए, आइए। मीटिंग आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ ए कंपनीज मैनेजमेंट, अलाउिंग शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर टू मेक की डिसीजन। द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ ए मीटिंग इंश्योर्स दैट all members are properly informed about when, where and why the meeting is held, ensuring transparency and fairness। हम क्या सिखाए थे कि मीटिंग क्यों कराया जाता है? मीटिंग इसलिए कराया जाता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, वो लोग साथ बैठ के, साथ मिल के फैसले ले पाए। मीटिंग किस लिए बुलाया जाता है? मीटिंग इसीलिए बुलाया जाता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, वो साथ बैठ के फैसले ले पाए कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में। और एक नोटिस और एक एजेंडा के वजह से ही मीटिंग संभव है। नोटिस या एजेंडा के वजह से ही मीटिंग संभव। मान लीजिए कि आपको अगर नोटिस नहीं मिला होता तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे बुलाते? कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे बोलते कि मम्मी मम्मी आज स्कूल में मीटिंग है? स्कूल पहले नोटिस भेजता है कि हाँ इस डेट पे अपने लोग मीटिंग करने वाले हैं, तब जाके ना पेरेंट्स पहुंचता है। तो एक नोटिस या एजेंडा के वजह से ही दोस्तों मीटिंग पॉसिबल हो पाता है, वरना पॉसिबल नहीं होता है। मीटिंग क्या होता है? मीटिंग एक, जब शेयर होल्डर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जब साथ मिलके बैठते हैं, जब शेयर होल्डर मेंबर एंड वो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जब साथ मिलके बैठते हैं और कंपनी के बारे में चर्चा होती है कि कंपनी का क्या रिपोर्ट कार्ड है, एजीएम होता है या ईजीएम होता है, तो उसको अपने लोग बोलते हैं मीटिंग। सबसे पहले मीटिंग को डिफाइन कर दीजिएगा। कॉर्पोरेट मीटिंग जो पढ़े थे उसको पहले आप डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आप डिफाइन कीजिएगा कि नोटिस और एजेंडा का क्या रोल है। तो नोटिस या एजेंडा अगर नहीं रहता तो आपको पता कैसे चलता कि कब मीटिंग हो रहा है, कहाँ मीटिंग हो रहा है और क्यों मीटिंग हो रहा है। व्हेन, वेयर एंड व्हाई पता कैसे चलता आप लोगों को कि मीटिंग कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है मीटिंग। तो दोस्तों नोटिस और एजेंडा ना बहुत काम करता है। आपके स्कूल में अगर आपको नोटिस नहीं मिला होता कि इस फलाने तारीख को इस फलाने टाइम पे मीटिंग है, तब आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कैसे करोगे कि हाँ मीटिंग भी है कि नहीं? तो पेरेंट्स तो जा ही नहीं पाएंगे ना आपके स्कूल मीटिंग में। बात समझ में आया आप लोगों को? तो मीटिंग, तो ये नोटिस और एजेंडा का बहुत रोल है मीटिंग में। मीटिंग इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि नोटिस या एजेंडा है। ठीक है, सबसे पहले अपने लोग अब पढ़ेंगे मीटिंग के बारे में। आपको क्या लिखना है यहाँ पे? आपको यहाँ पे मीटिंग का सबसे पहले डेफिनेशन शेप देना, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले। फिर नोटिस पढ़ते हैं। नोटिस का मतलब क्या होता है? A notice is a formal written intimation sent to all members, directors, auditor, informing them about the date, time, place। ठीक है, स्कूल वाला नोटिस था ना, ए नोट ए मीटिंग वे बाय हेल्ड एट दिस टाइम एट दिस प्लेस। आपको स्कूल में भी नोटिस मिलता था ना कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाला है फरवरी के महीने में 6 तारीख को, आ जाना आप लोग। तो बिल्कुल वैसे ही नोटिस क्या होता है? ए नोटिस इज ए फॉर्मल रिटन इंटीमेशन सेंड टू ऑल मेंबर्स। नोटिस वो होता है जो जो ऑल मेंबर्स के पास जाता है, ऑल डायरेक्टर के पास जाता है, ऑल ऑडिटर के पास जाता है, जो कि उनको इन्फॉर्म करता है कि कंपनी का मीटिंग कौन से डेट पे होने वाला है, कौन से टाइम पे होने वाला है, कौन से प्लेस पे होने वाला है और कौन कौन सी बातों का चर्चा होगी। एंड बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन द मीटिंग, कि उस मीटिंग में कौन सी बातों का चर्चा होगी। स्कूल वाले मीटिंग में जैसे लिखा करता था ना कि एनुअल रिजल्ट हम मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन सी बात की चर्चा होगी उस मीटिंग में। तो नोटिस क्या होता है? नोटिस वो होता है जो मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑडिटर को मिलता है कंपनी का, जहां पे वो डेट लिखा रहता है, वो टाइम लिखा रहता है, वो प्लेस लिखा रहता है, वो बातें लिखी रहती है, जिस बातों पे चर्चा होने वाली है वो बात लिखा रहता है। दो कि इस डेट को इस टाइम पे इस प्लेस पे आ जाना, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो विदाउट प्रॉपर नोटिस एनी मीटिंग इज इनवैलिड। अगर आप प्रॉपर नोटिस नहीं दिए हो तो मीटिंग नहीं पॉसिबल है, मीटिंग पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है,
ऐसे मान लो फोन, ऐसे मान लो फोन करके बुला दिए कि आ जाना ठीक है फरवरी में, आ जाना ठीक है फरवरी में। अरे भाई फरवरी में कौन से टाइम पे, कौन से प्लेस पे, कौन से डेट पे आना है ये तो बता, ये तुमने बताया ही नहीं, तो फिर इनवैलिड है वो सब। विदाउट प्रॉपर नोटिस एनी मीटिंग इज इनवैलिड इवन इफ ऑल मेंबर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, बात करेंगे प्रोविजंस। इसका प्रोविजंस मतलब मैं क्या बोला, प्रोविजंस जितना याद होता है, जितना पॉइंट आपका याद होता है उतना पॉइंट आप याद रखिए। कम से कम मिनिमम आपको 5 पॉइंट याद रखना है। कितना? मिनिमम 5 पॉइंट्स तो याद रखिए ही रखिए, बाकी आपके याद के ऊपर डिपेंड है। अगर 10 पॉइंट याद है लिख दो, कोई दिक्कत, लिख दो, बड़ा दिखाओ आंसर को। ठीक है, सबसे पहले लेंथ ऑफ द नोटिस। नोटिस का लेंथ कितना होना चाहिए? ए क्लियर या 21 डेज नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर द मीटिंग। मतलब मीटिंग के 21 दिन पहले नोटिस दे देना, मीटिंग के 21 दिन पहले नोटिस दे देना। क्लियर डेज मींस एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ सेंडिंग एंड डेट ऑफ मीटिंग। मतलब जिस जिस दिन को तुम नोटिस सेंड कर रहे हो और जिस दिन को मीटिंग है उस दिन को छोड़ के 21 दिन होना चाहिए। 21 दिन पहले नोटिस दे देना, और जिस दिन तुम नोटिस दे रहे हो और जिस दिन मीटिंग है उसको एक्सक्लूड करके वो 21 दिन होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 21 दिन पहले आप नोटिस दे देना, 21 दिन पहले आप नोटिस दे देना। अच्छा, मान लो इमरजेंसी बुलाना चाहते हैं, इमरजेंसी कि नहीं नहीं 21 दिन तक वेट नहीं कर सकते, पांच पांच दिन में या 10 दिन में मीटिंग कराइए। नहीं नहीं इतना दिन वेट नहीं कर सकते, 21 दिन वेट नहीं कर सकते सर, 5 या 10 दिन में, 2 दिन में मीटिंग करवाइए। तो अगर आप शॉर्टर नोटिस चाहते हो, शॉर्टर नोटिस देना चाहते हो, 2 दिन में, अगले 5 दिन में, अगले 10 दिन में मीटिंग कराना चाहते हो, तो 95% ऑफ द मेंबर्स अगर वोट करेंगे जनरल मीटिंग में कि हाँ कर दे तो कर दो, तो ये पॉसिबल है, वरना नहीं। 95% ऑफ द मेंबर अगर बोलेंगे कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टर नोटिस दे दो, तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोड ऑफ सर्विस। नोटिस जो है वो आप या तो हैंड डिलीवरी में भेज सकते हो, पोस्ट में भेज सकते हो, या रजिस्टर्ड ईमेल में भेज सकते हो। या तो हाथों हाथ दे दो मेंबर्स को, या तो वो नोटिस हाथों हाथ दे दो कि ये लीजिए आपका नोटिस, या तो पोस्ट करके भेज दो, या तो रजिस्टर्ड ईमेल पे भेजो। ईमेल पे आजकल तो ईमेल पे आता है ना सब कुछ, आजकल तो ईमेल पे आता है कि फरवरी के 6 तारीख को मीटिंग होने वाला है, सब कुछ आजकल ईमेल पे आता है। ठीक है, फिर रिसिपिएंट ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस किसको किसको भेजेगा? नोटिस भेजेगा सारा मेंबर को, ऑल ऑल मेंबर, ऑल मेंबर्स। मान लो कि मेंबर मर गया तो मेंबर का बच्चा लोगों को या बीबी लोगों को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ, ठीक है, मान लो कि मेंबर्स अगर मर गया है तो उसका बच्चा को या बीवी को भेजेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब वही होता है कि उसका बच्चा को भेजेगा। ठीक है, ठीक है। रेसिपिएंट ऑफ नोटिस का मतलब क्या होता है? रेसिपिएंट ऑफ नोटिस का मतलब कि नोटिस किसको किसको भेजेगा? नोटिस सारा मेंबर को भेजना, अगर मेंबर जिंदा नहीं है तो उसका बच्चा लोगों को या बीबी को भेजना। अच्छा, नोटिस भैया डायरेक्टर को भी जाता है, उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि मीटिंग कब है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर को भी जाता है, और कंपनी के ऑडिटर को भी जाता है, कंपनी का ऑडिटर भी आता है मीटिंग में। ठीक है, कंपनी का जो है बेटा ऑडिटर भी आता है। ठीक है ना? अच्छा, वो नोटिस का कंटेंट क्या रहेगा? नोटिस का बेटा कंटेंट क्या रहेगा? सो सुनिए, सो द नोटिस मस्ट मेंशन डे, डेट, टाइम एंड फुल एड्रेस ऑफ द मीटिंग। मतलब कौन सा दिन में, कौन सा डेट पे, कौन सा टाइम पे वो मीटिंग होने वाला है, मेंशन कर, मेंशन कर। और फुल एड्रेस मेंशन करेगा, किस जगह पे मीटिंग होने वाला है, कौन सा डेट पे, कौन सा डे में, कौन सा टाइम में, किस जगह पे मीटिंग होने वाला है, वो सब सब मेंशन करो उसमें। फिर वो मीटिंग कौन सा टाइप का, एजीएम है, ईजीएम है या बोर्ड मीटिंग है, वो भी मेंशन करो। एजीएम है कि ईजीएम है या बोर्ड मीटिंग है। फिर ये भी मेंशन करो कि वो ऑर्डिनरी बिजनेस का मीटिंग है या वो स्पेशल बिजनेस का मीटिंग है, मतलब इमरजेंसी मीटिंग है या नॉर्मल मीटिंग है। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी का मतलब है वो नॉर्मल मीटिंग है या इमरजेंसी मीटिंग है, ये सब भी मेंशन करना पड़ता है। और ए स्टेटमेंट अंडर 102 फॉर स्पेशल बिजनेस। ठीक है, अगर मान लो कि कोई इमरजेंसी मीटिंग है, स्पेशल बिजनेस का मतलब कोई इमरजेंसी मीटिंग है, कोई इमरजेंसी मीटिंग है, तो आपको उस केस में स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102 भी चाहिए। इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस यू नीड स्टेटमेंट
अंडर सेक्शन 102, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इफ एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस इज टू बी ट्रांजेक्टेड, ए स्टेटमेंट मस्ट accompany द नोटिस एक्सप्लेनिंग द नेचर एंड पर्पस ऑफ द रेजोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई स्पेशल बिजनेस का मीटिंग करना चाहते हो, अगर मान लो कि कोई इमरजेंसी मीटिंग करना चाहते हो, तो आपको स्टेटमेंट चाहिए अंडर 102, ठीक है, क्लियर है। अब ये सब मत पढ़ो, छोड़ो, सिर्फ इतना आप याद कर लीजिए, जितना पॉइंट याद रहे, 5 पॉइंट मिनिमम, जितना पॉइंट उसके बाद याद रहे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, अपने लोग नोटिस को डिस्कस कर लिए, अब अपने लोग एजेंडा डिस्कस करेंगे। क्या एजेंडा डिस्कस करेंगे? क्या एजेंडा? चलो आ जाओ, एजेंडा। एजेंडा, एजेंडा क्या होता है? देखो, एजेंडा क्या होता है? एजेंडा का मतलब देखो, जैसे मैं भी लिस्ट बनाता हूं ना, कि आज आप लोगों को लिमिट्स कराऊंगा, आज आप लोगों को स्टैट्स कराऊंगा, आज आप लोगों को मैथ्स कराऊंगा, रोज का ना मेरा लिस्ट बनता है। रोज का इस नोटबुक में मैं लिस्ट बनाता हूं कि आज अपने को कौन कौन सा क्लासेस कराना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाना है। वो लिस्ट जो बनाता हूं ना, तो मेरा काम बन जाता है। तो एजेंडा का मतलब क्या होता है कि मीटिंग में क्या क्या तुम डिस्कस करेगा, आज का तुम्हारा एजेंडा क्या है, मीटिंग में कौन कौन सा मैटर्स पर डिस्कस करेगा, मीटिंग में कौन कौन सा मैटर्स पर डिस्कस करेगा, उसको बोलते हैं अपने लोग एजेंडा। देखो ना, क्या एन एजेंडा इज अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स और टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग इन ऑर्डर टू बिजनेस। इट हेल्प इन कंडक्टिंग द मीटिंग इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन मैनर। मतलब आज का जो मीटिंग है, वो कौन कौन सा एजेंडा हम डिस्कस करने वाले हैं उस मीटिंग में, उसको बोलते हैं अपने लोग एजेंडा। एजेंडा किसको बोलते हैं बाबू? ये जो मीटिंग हो रहा है बाबू, उसमें क्या क्या डिस्कस हम लोग करेंगे आज, उसको अपने लोग बोलते हैं एजेंडा, ठीक है। तो इसका भी प्रोविजंस भैया, जितना पॉइंट याद रहे उतना पॉइंट लिखना, जितना पॉइंट याद रहे उतना पॉइंट लिखना। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा। तो एजेंडा को कौन बनाता है? एजेंडा को सीएस बनाता है। सीएस, सीएस, सीएस आपको मालूम है किसको बोलते हैं? सीएस आपको मालूम है किसको बोलते हैं? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। एजेंडा को कौन बनाता है? एजेंडा को बनाता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी बनाता है। सो द कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर्स द एजेंडा अंडर द सुपरविजन ऑफ द चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछ पूछ के, एमडी से पूछेगा कि आज क्या क्या डिस्कस होने वाला है। सीएस ऐसे करके बैठा हुआ है, मैं मान लो सीएस हूं, मैं एमडी से पूछूंगा, एमडी आज अपने मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होने वाला है, आज का एजेंडा क्या है? अच्छा, ये सब डिस्कस होने वाला है, ऐसे करके बनाता है सीएस, ठीक है। तो सीएस एजेंडा बनाता है, किसके सुपरविजन में? चेयरमैन के सुपरविजन में, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर के सुपरविजन में। मैनेजिंग डायरेक्टर या वो चेयरमैन उसको बोलेगा क्या क्या एजेंडा है आज का, आज किस किस के बारे में चर्चा करना है। अच्छा, एजेंडा जो है वो सर्कुलेशन कैसे होता है, सर्कुलेट कैसे होता है? तो द एजेंडा शुड बी सेंड अलोंग विद द नोटिस टू ऑल मेंबर्स बिफोर द मीटिंग। जब तुमने नोटिस भेजा कि ऑल मेंबर्स आर हियर बाय प्रेजेंट इन द मीटिंग टू वो दिस डेट वेट, नोटिस भेजा, नोटिस के साथ तुम्हारा एजेंडा भी जाएगा। ये मान लो तुम्हारा नोटिस है बाबू, ये क्या है? नोटिस। नोटिस के साथ एजेंडा भी जाएगा कि क्या क्या आज हमारा क्या क्या टॉपिक होने वाला है। नोटिस भेजा, नोटिस के साथ स्टेपल करके एजेंडा भी भेज देना मेंबर के घर में, ठीक है ना। अच्छा, एजेंडा में क्या क्या कंटेंट्स रहता है, कंटेंट्स क्या क्या रहता है, जितना याद रहे प्रोविजंस उतना लिख लिख के आ जाना, ठीक है। ईच आइटम ऑफ एजेंडा शुड बी नंबरेड एंड वर्डेड क्लियरली एंड स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द बिजनेस। मतलब एजेंडा में स्पेलिंग मिस्टेक, ये मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको सही तरीके से नंबर करो, मतलब इस तरीके से एजेंडा होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबरिंग होना चाहिए उसमें। उसमें सही सही लिखो कि हमारा सबसे पहला एजेंडा क्या होगा, दूसरा एजेंडा क्या होगा, तीसरा एजेंडा क्या होगा, चौथा एजेंडा क्या होगा, पांचवा एजेंडा क्या होगा। अपने एजेंडा को सही तरीके से लिखो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बार बार चेक करो लिखने के पहले, ठीक है सर, ओके। फिर ऑर्डर ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस इज टेकन अप फर्स्ट, अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर, फॉलोड बाय द स्पेशल। इसको छोड़ दो, इसको मत पढ़ो, मत पढ़ो, छोड़ो। हार्ड हार्ड पॉइंट्स नहीं पढ़ना, इजी इजी पॉइंट्स पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। अमेंडमेंट्स ऑफ एजेंडा। अमेंडमेंट्स ऑफ एजेंडा का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट ऑफ एजेंडा, मान लो एजेंडा को चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज हो सकता है क्या सर?
अपने लोग तो एजेंडा बना लिए हैं कि आज किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। चेंज हो सकता है क्या? नहीं। चेयरमैन के परमिशन के बिना कुछ चेंज नहीं हो सकता। चेयरमैन के परमिशन के बिना चेंज मत करना। एजेंडा चेंज नहीं हो सकता है। एजेंडा में जो जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से डिस्कस करो। एजेंडा में जो जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से डिस्कस करो। जो नहीं लिखा हुआ है उस पे डिस्कस नहीं करना, ठीक है? चेयरमैन के परमिशन के बिना, चेयरमैन के परमिशन के बिना और मेजोरिटी के कंसेंट के बिना आप एजेंडा के बाहर चीज नहीं बोल सकते हो। एजेंडा में जो जो लिखा हुआ है वही बोलो। তুমি এজেন্ডার বাইরে, এজেন্ডাতে যে যে লিখেছো ওর বাইরে তুমি কিছু বলতে পারবে না। এটার পারমিশন দেব না আমি। তো item not included in the agenda cannot be discussed without the permission of the chairman and consent of the majority, ठीक है? तो पर्पस क्या होता है? So the agenda ensures that the meeting remains focused, prevents confusion and keeps a proper record of the decision. मतलब एजेंडा इसीलिए बनाया जाता है कि मीटिंग सही तरीके से फोकस्ड वे में हो, मीटिंग में कोई कोई फालतू का कंफ्यूजन ना हो, कोई बाहरी टॉपिक डिस्कस ना कर दे, कोई फालतू का टॉपिक डिस्कस ना कर दे, और सही से डिसिप्लिन तरीके से मीटिंग चले, डिसिप्लिन तरीके से मीटिंग चले, इसीलिए, ठीक है? तो अपने लोग क्या बोले? अपने लोग एक रूल सिखाए हैं कि नोटिस पूछेगा तो सबसे पहले मीटिंग को एक्सप्लेन करने का, ठीक है? उसके बाद नोटिस को एक्सप्लेन करने का, उसके बाद प्रोविजंस का कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट एक्सप्लेन करने का, बात खत्म। मिनिमम 5 पॉइंट, जितना पॉइंट याद रहा उतना पॉइंट, मिनिमम 5, मैक्सिमम आप कितना भी लिख सकते हो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या लिखा हुआ है? बोला है कि डिफाइन प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? बोला डिफाइन रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? मिनट्स क्या होता है? ये पेस्टल बैलेट्स क्या होता है? वर्चुअल मीटिंग क्या होता है? ई वोटिंग क्या होता है? फटाफट फटाफट इसको करते हैं, ठीक है? इसमें अपने लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी का मतलब जानते हो क्या होता है? अटेंडेंस में ना, देखना, कॉलेज का अटेंडेंस में ना लोग प्रॉक्सी लगाता है। कॉलेज का अटेंडेंस में ना लोग प्रॉक्सी लगाता है। कॉलेज का अटेंडेंस कभी आप दिए हो? कॉलेज का अटेंडेंस कभी आप अपने दोस्त के बदले में प्रॉक्सी लगाए हो? प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रॉक्सी का मतलब होता है दोस्तों, देखो, मैं मान लो अटेंडेंस ले रहा हूं। हर्ष वर्मा, यस सर। निखिल मलिक, यस सर। राय मजुंदर नहीं आई है, लेकिन हर्ष हर्ष वर्मा ऐसे बोल रहा है, यस सर, ऐसे बोल रहे हैं। इसको इसको अपने लोग बोलते हैं प्रॉक्सी। मतलब अपने दोस्त के बदले में तुमने आवाज बदल के अगर अटेंडेंस दे दिया, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। तो अपने दोस्त के बदले में तुम चले गए मीटिंग में, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी किसको बोलते हैं? प्रॉक्सी बोलते हैं कि शेयर होल्डर के बिहाफ पे कोई दूसरा अगर चले जाएगा मीटिंग में तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर इतना फाका बैठा हुआ है क्या? शेयर होल्डर जो है, मैं मान लो रिलायंस का 5,000 शेयर खरीद के रखा हूं, मान लो नहीं खरीद के रखा, मान लो रिलायंस का 5,000 शेयर खरीद के रखा हूं, मेरे पास इतना फालतू का फोकट का टाइम है क्या? तो मैं अपने बदले में अपने भाई को भेज दिया, उसको अपने लोग बोलते हैं प्रॉक्सी। मैं अपने बदले में अपने भाई को भेज दिया, बहन को भेज दिया, ये या मान लो कि पापा को भेज दिया, किसी को भी भेज दिया अपने बदले में, उसको बोलते हैं अपने लोग प्रॉक्सी। जैसे तुम कॉलेज में अपने दोस्त के बदले में अटेंडेंस दे देते हो, कोई बोला अनिकेत चैटर्जी, यस ऐसे करके, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी लगाना, प्रॉक्सी लगाना, ठीक है? तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी इज ए पर्सन ऑथोराइज्ड बाय ए शेयर होल्डर टू अटेंड एंड वोट ऑन हिज बिहाफ एट ए कंपनी मीटिंग। मतलब मैंने खुद ऑथोराइज किया है, मैंने खुद ऑथोरिटी दिया है एक पर्सन को कि भाई सुन ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं शेयर होल्डर मीटिंग में जा पाऊं, तू तू चला जा मेरे बदले में, तू चला जा मेरे बदले में, और जो भी होगा मेरे को आके बस सुना दियो, इन्फॉर्म कर दियो, तू जा, और तू जा, तू मेरे मेरे बदले में वोट भी कर दियो, तू मेरे बदले में अटेंड भी कर लियो और वोट भी कर दियो। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी का जो अपॉइंटमेंट है, सो द अपॉइंटमेंट मस्ट बी मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है? मतलब प्रॉक्सी लगाने के लिए सबसे पहले ना
मेरे को लिखना पड़ेगा कि मैं अपने शेयर होल्डर मीटिंग में इस दोस्त को भेज रहा हूं और मेरा साइन होना चाहिए इसमें। अगर मैं प्रॉक्सी का यूज करने वाला हूं तो मेरे को लिखना पड़ेगा इस पेपर में कि मैं अपने इस दोस्त को भेज रहा हूं, मेरे बदले में वो प्रॉक्सी लगाएगा और साइन करना पड़ेगा मेरे को। फिर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है द प्रॉक्सी फॉर्म मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। तो 48 घंटा मतलब मीटिंग के कम से कम 48 घंटे तक, मीटिंग के कम से कम 48 घंटे से पहले तक हमको ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है ना वो जमा करना पड़ेगा। ये प्रॉक्सी फॉर्म कहाँ पे जमा करना पड़ेगा? ये प्रॉक्सी फॉर्म हमको जमा करना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस में। किसके रजिस्टर्ड ऑफिस में सर? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ये प्रॉक्सी फॉर्म हमको जमा करना पड़ेगा विद इन 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। कम से कम मीटिंग के 48 घंटे पहले, कम से कम मीटिंग के 48 घंटे पहले हमको ये प्रॉक्सी फॉर्म जमा करना पड़ेगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। बात समझ में आया? फिर दिया हुआ ए प्रॉक्सी कैन वोट ओनली बाय पुल नॉट बाय शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, मतलब वो पुल में वोट कर सकता है। वो जो प्रॉक्सी है ना वो पुल में वोट कर सकता है, हाथ से वोट नहीं कर सकता वो। याद कर लेना इसको, कुछ कुछ चीज याद भी करो ना। फिर क्या दिया हुआ? ए मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन अपॉइंट वन प्रॉक्सी व्हाइल ए पब्लिक कंपनी मेंबर कैन अपॉइंट मोर देन वन प्रॉक्सी। ठीक है, देखो अगर प्राइवेट कंपनी का मेंबर है तो वो सिर्फ एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। अगर पब्लिक कंपनी का मेंबर है तो वो मोर देन वन प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, अगर आर्टिकल में लिखा हो तो। अगर आर्टिकल इफ अलाउड बाय आर्टिकल, देखो अगर आर्टिकल में लिखा हो, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो तो वो एक से ज्यादा प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? जैसे कॉलेज में क्या होता है? कॉलेज में बोलता है ना कि ए भाई तू ही আমার বদলে अटेंडेंसটা দিয়ে दिस। तो बिल्कुल ऐसे ही एक शेयर होल्डर बोलता है कि भाई तू मेरे बदले चला जाना, मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी का रूल्स वूल्स याद कर लेना। उसके लिए आपको राइट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि मैं इसको भेज रहा हूं अपने बदले में और मेरा साइन चाहिए इसमें, कि मैं अपने दोस्त रक्षित को भेज रहा हूं इसके बदले में, साइन चाहिए मेरे को। ठीक है, और इसको मेरे को कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजना पड़ेगा विद इन 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। फिर बात करते हैं अपने लोग रेजोल्यूशन दूसरा। प्रॉक्सी अपने लोग खत्म कर लिए। ठीक है, प्रॉक्सी अगर आएगा 5 मार्क्स का लिख लेना। फिर अपने लोग बात करते हैं क्या? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन A resolution is a formal decision passed by at a company meeting with the approval of the required majority of the members। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन। क्या डिसीजन पास हुआ, कंपनी ने क्या डिसीजन बनाया, कंपनी ने शेयर होल्डर के साथ जो मीटिंग की उसमें क्या डिसीजन निकला, फैसला। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? फैसला। रेजोल्यूशन मतलब होता है क्या? फैसला। कि कंपनी ने जो इतना मीटिंग की है, एजीएम ईजीएम या कोई भी मीटिंग, तो उसका फैसला क्या आया, क्या डिसीजन आया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन में याद रखिएगा, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जहां पे 50% ही वोट चाहिए। अगर मोर देन 50% वोट है तो आप जीत गए। ठीक है, मान लीजिए बोलेगा कि ऑडिटर को अपॉइंट करे कि नहीं करे। उसमें से 51 लोग बोला हाँ, उसमें से 51 लोग बोला हाँ और 49 लोग बोला ना। तो ये 51 लोग जो बोला हाँ उसको मान लिया जाएगा। उसको अपने लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब नॉर्मल फैसला, नॉर्मल फैसला। एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जहां पे एग्जांपल आता है ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड चेंज ऑफ कंपनीज ने। मान लो कि कंपनी का नाम चेंज करना है, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल चेंज करना है, उस केस में ना 75% वोट्स आपको फेवर में चाहिए। एटलीस्ट आपको 75% वोट्स फेवर में चाहिए। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 75 लोग हाँ बोलेगा और 25 लोग ना बोलेगा। ये तभी ये पॉसिबल है। 51-49 से नहीं, 75% आपका फेवर में चाहिए इसमें। अगर कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन ईजीएम 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 कंडक्ट कराए हो, मान लो आर्टिकल को चेंज करना है, मेमोरेंडम को चेंज करना है, कंपनी के नाम को चेंज करना है, तो उस केस में 75% ऑफ द वोट फेवर में चाहिए आप लोग को। ठीक है, और बोर्ड रेजोल्यूशन के केस में पास्ड बाय द डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग फॉर द मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है, क्लियर है? ओके।
आपने रेजोल्यूशन समझा? रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है भैया फैसला। फैसला, कंपनी ने क्या फैसला लिया। अपने लोगों को पढ़ेंगे मिनट्स। मिनट्स क्या होता है? मिनट्स, ठीक है। मिनट्स क्या होता है? मिनट्स आर द ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। मतलब एक मीटिंग में क्या क्या हुआ, एक मीटिंग में क्या क्या हुआ, किस किस बात पे चर्चा हुआ, उसको जो हम लोग समराइज करके लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं अपना मीटिंग, ठीक है। उसको अपने लोग लिखते हैं मीटिंग। कि आज अपना कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 25 रुपया करके। ये सब जो बीच बीच में जो होता है मीटिंग्स में जो हो रहा है, उसको जो शॉर्ट में तुम लिखते हो एक पेपर में, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? मीटिंग। मीटिंग। कि एक कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है, मीटिंग जो हो रहा है, उसको शॉर्ट में लिखना। मीटिंग जो हो रहा है उसका शॉर्ट वर्जन एक कॉपी में तुम लिख के रखा है कि क्या क्या हुआ है आज कंपनी में, कि ताकि वो रिकॉर्ड रहे कि क्या क्या हुआ था इस कंपनी में। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? मीटिंग बोलते हैं उसको। मिनट्स, मिनट्स। उसको अपने लोग मिनट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मिनट्स क्या है? मिनट्स आर द ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। एक मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका रिटन रिकॉर्ड को बोला जाता है मिनट्स। एक मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका रिटन रिकॉर्ड्स अगर मेंटेन करोगे उसको बोला जाता है मिनट्स। कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ डिस्कशन, रेजोल्यूशन एंड डिसीजंस। मतलब किस किस चीज के बारे में डिस्कस हुआ, क्या क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, क्या क्या डिसीजंस हुआ, वो सब सब चीज उसमें लिखा रहता है दोस्तों। एक मिनट्स में क्या क्या रेजोल्यूशंस हुआ, क्या क्या डिस्कशंस हुआ, क्या क्या डिसीजन निकला, सब चीज लिखा रहता है लाइन बाय लाइन। कि 10:30 बजे हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर किए 25 रुपया पर शेयर। 11 बजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये फैसला सुनाया, ऐसे ऐसे करके लिखा रहता है। पूरा मीटिंग में क्या क्या चला, क्या क्या हुआ, वो लिखा रहता है, ठीक है। जैसे अपने लोग देखते हैं ना स्पोर्ट्स का हाईलाइट, स्पोर्ट्स का हाईलाइट, स्पोर्ट्स का हाईलाइट्स क्रिकबज में, विकबज में देखते हैं ना कि अभी मेसी ने 1 गोल मार दिया, रोनाल्डो ने 2 गोल मार दिया, ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना। वैसे ही मीटिंग मिनट्स में होता है कि कंपनी का मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका रिटन रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो मिनट्स मस्ट बी रिटन विद इन 30 days ऑफ मीटिंग एंड साइंड बाय द चेयरमैन। मिनट्स जो होता है वो 30 दिन के अंदर अंदर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर लिखा लिखा जाना चाहिए। मीटिंग हुआ मान लो आज, आज कितना तारीख है? आज कितना तारीख है? आज 15 जनवरी। मीटिंग हुआ मान लो 15 जनवरी, तो वो एनी हाउ 14 फरवरी तक लिखा जाना चाहिए आपका मीटिंग, मीटिंग का मिनट्स, कि क्या क्या हुआ था उस पर्टिकुलर मीटिंग में। और उसको भैया साइन कर देना चाहिए चेयरमैन को। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए वो काम मिनट्स का, कि इस मीटिंग में पर्टिकुलरली क्या क्या हुआ था, ठीक है। मेंटेन्ड इन ए मिनट बुक विथ पेजेस कंसेक्यूटिवली नंबर्ड, ठीक है। एक तो पूरा बुक रहता है उसका, ठीक है। एक तो पूरा मिनट का बुक रहता है, उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, सीक्वेंस वाइज हम अपने लोग लिखते हैं, सीक्वेंस वाइज। कि 10:30 बजे ये आया था, 11 बजे ये आया था, ये फैसला हुआ, वो फैसला हुआ, सब सीक्वेंस वाइज अपने लोग लिखते हैं। मिनट बुक मेंटेन करते हैं उसके लिए, ठीक है। एंड द मिनट सर्व्स एज ए लीगल एविडेंस ऑफ द डिसीजन टेकन। मतलब मिनट्स जो है वो एक लीगल एविडेंस है, एविडेंस है कि डिसीजन क्या क्या लिया गया था। अब कोई मुकरा नहीं सकता कि डिसीजन तो ये लिया गया था, तो ये क्यों फॉलो कर रहे हो। जो जो उस मीटिंग में हुआ था उसका पूरा एविडेंस है, वो एविडेंस, प्रूव है, वो प्रूफ, प्रूव है, एविडेंस है वो, ठीक है। चलिए अब अपने लोग पढ़ेंगे कि पोस्टल बैलेट किसको बोलते हैं। पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट मतलब हर एक कंपनी क्या करता है, अपना शेयर होल्डर को ना एक पोस्टल बैलेट देता है, भेजता है पोस्टल बैलेट, कि इसमें आप वोट कीजिए। पोस्टल पोस्टल बैलेट में आप वोट कीजिए। वेट वेट वेट, दिखाता हूं पोस्टल बैलेट। आइए दोस्तों, ये जो बक्सा दिख रहा है, ये जो बक्सा दिख रहा है, इसमें आपको वो पेपर को गिराना है। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है? पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि आपके पास एक पेपर है, सुनिए ना दोस्तों, आपके पास एक पेपर है, आप आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है इसमें आप यस हो कि नो हो। आपने यस पे टिक किया और वो पेपर को मोड़ के, आपने यस पे टिक किया, वो पेपर को मोड़ के एक बॉक्स में गिरा दिया, उसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट किसको बोलते हैं? कि हर एक शेयर होल्डर को कंपनी की तरफ से एक पेपर मिलता है, हर एक शेयर होल्डर को कंपनी की तरफ से एक पेपर मिलता है, उसमें ऑप्शन रहता है यस या नो।
ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है आप इसका सहमति करते हो कि नहीं करते हो? अगर करते हो तो यस पे टिक करो, नहीं करते हो तो नो पे टिक करो और कागज को मोड़ के बक्सा में गिरा दो। कागज को मोड़ के ऐसे वाले बक्सा में गिरा दो, देखो ऐसे वाले बक्सा में गिरा दो। उसको अपने लोग क्या बोलते, पोस्टल बैलेट बोलते हैं उसको, पोस्टल बैलेट। बात समझ में है? पोस्टल बैलेट। दोस्तों एक प्लीज कमेंट कर दीजिए गाइस, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, मैं भी बहुत थक जाता हूं गाइस, लेकिन आप लोग ना टीचर को ना मोटिवेट नहीं करते, वो चीज बहुत गलत हो रहा है आजकल। आजकल टीचर इतना एफर्ट लगा रहा है, आप मोटिवेट नहीं करते, आप पढ़ के चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, हाइप का बटन भी नहीं दबाते। दिल से बुरा लगता है भाई, कभी कभी ना मन करता है नहीं पढ़ाऊं ऑनेस्टली। आप मोटिवेट ही नहीं करोगे, आप अगर कमेंट ही नहीं करोगे, आप अगर पूरा फीडबैक ही नहीं लिखोगे। एक फीडबैक लिखने में 1 मिनट लगता है, लेकिन हम लोगों को कितना खुशी मिलता है इस सबसे। एक पूरा फीडबैक ही आप नहीं लिखोगे कि कैसा भैया पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो एक टीचर आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? उसको तो हमेशा यही लगेगा ना कि वो अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, डाउट्स आ रहा है। तो प्लीज आप लोग एक कमेंट जरूर कर देना यार। गलत कर रहे हो अगर कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है? कॉलेज ग्रुप में फैला दो ये सब सारा वीडियो, इतना एफर्ट लगता है, सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस। अभी सेम 5 सेम 3 सेम 1 इतना चाप पड़ गया ना मेरा, क्या बोलूं। लेकिन फिर भी आप सबके लिए कॉन्टिन्यूअसली मैं मेहनत किए जा रहा हूँ, रातों रात की नींद गवा के रिसर्च करके ये सब सारा संजीवनी बूटी नोट्स, मैथ्स, स्टैट्स, अकाउंट्स सबको पढ़ा रहा हूँ गाइस। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, मैं क्या बोल सकता हूँ फिर? एक ही तो चीज मांगता हूँ यार, फीडबैक दे दो, थोड़ा कमेंट कर दो, थोड़ा अच्छा एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, हाइप का बटन दबा दो। वो सब प्रोसेस आप नहीं करते हो, इग्नोर करके चले जाते हो, पढ़ के चले जाते हो। कुछ रिटर्न में भी तो अपने आप को मिलना चाहिए ना भाई, लगना चाहिए कि हाँ बच्चे लोग कैसे पढ़े हैं। तो प्लीज फॉर गॉड सेक आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए अपने लोगों को। वरना एक दिन ऐसा आएगा ना भाई कि तुमको कोई पढ़ाने वाला नहीं रहेगा बीकॉम में, सीरियसली बता रहा हूँ। टीचर लोगों को अगर तुम मोटिवेट नहीं करना सीखेगा। चलो पढ़ते हैं, आपकी मन। चलो पोस्टल, ये बैलेट, तो पोस्टल, अच्छा पोस्टल बैलेट क्या होता है? ए पोस्टल बैलेट इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर अप्रूवल बाय सेंडिंग बैलेट पेपर्स। मतलब हर एक शेयर होल्डर के घर में ये बैलेट पेपर जाता है, जहां पे ये डिसीजन लिखा रहता है और नीचे लिखा रहता है यस या नो, ऐसे ही कुछ लिखा रहता है, ठीक है? कि आप यस करोगे कि नो करोगे। अपना नाम फार्म भर के, पता वता भर के यस या नो कर देना, बस वोट हो जाएगा। उसी को बोलते हैं वोट, ठीक है? थ्रू पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या तो ईमेल में आजकल जाता है, ईमेल वीमेल में आजकल आजकल ऑनलाइन भी जाता है बैलेट पेपर, ठीक है? आजकल ऑनलाइन वोटिंग भी शुरू हो गया है, कंपनी का ऑनलाइन वोटिंग भी आजकल शुरू हो चुका है, ठीक है? विदाउट फिजिकली होल्डिंग ए मीटिंग। जरूरी नहीं है कि फिजिकली ही तुमको आना पड़ेगा, आजकल ना ऑनलाइन वोटिंग, ऑनलाइन मीटिंग ये सब भी चालू हो चुका है आजकल। तो इट अप्लाइज टू द लिस्टेड कंपनीज एंड लार्ज पब्लिक कंपनीज। जो जो लार्ज पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनीज है, वो सब ये बैलेट बैलेट पेपर्स वेपर्स बनाता है, ठीक है? और आजकल ऑनलाइन वोटिंग भी चालू हो चुका है, मतलब अपने फोन में भी तुम वोट कर सकते हो। एंड द कंपनी सेंड ए नोटिस एंड बैलेट पेपर टू शेयर होल्डर हु वोट एंड रिटर्न देम विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, ठीक है? तो कंपनी क्या करती है, कंपनी वो बैलेट पेपर सेंड करती है सबको, सबको सेंड करती है, और जो कि वोट करती है और रिटर्न देम विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। उसी ये पेपर को रिटर्न कर देती है वापस कंपनी, ठीक है? उसी पेपर को रिटर्न कर देती है वापस कंपनी। एंड द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द स्क्रूटिनाइजर, जो उस बॉक्स को चेक करता है। मतलब ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स को खोल के जो चेक करेगा उसको बोलते हैं स्क्रूटिनाइजर। वो वो देख के बता देता है कि क्या डिसीजन है, क्या डिसीजन नहीं है, ठीक है? ये बॉक्स को खोल के जो चेक करेगा उसको बोलते हैं अपने लोग स्क्रूटिनाइजर। वो लोग बता देगा कि क्या डिसीजन है, क्या डिसीजन नहीं है, ठीक है? तो पोस्टल आपको समझ आया, पोस्टल बैलेट, ओके। अब बात करेंगे वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग क्या होता है? अब देखिए आजकल ना वर्चुअल मीटिंग चालू हो चुका है, आजकल ना फिजिकली आपको जाना नहीं पड़ेगा। आजकल कंपनी का एजीएम है या ईजीएम है, आपको ना फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा। आजकल ना
कोविड 19 से ऑनलाइन मीटिंग चालू हो चुका है। ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, ऑनलाइन वोट गिराइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक कंपनी का मीटिंग आजकल ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग होता है आजकल। तो लिखा हुआ है ए वर्चुअल मीटिंग इज ए मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मींस दैट अलाउस पार्टिसिपेंट टू कम्युनिकेट एंड वोट रिमोटली। मतलब कोई भी जगह पे बैठे हो, अपना घर से ऑनलाइन करो और ऑनलाइन ही वोट गिराओ। शेयर होल्डर लोग आजकल जाता नहीं है, शेयर होल्डर लोग आजकल वर्चुअल मीटिंग करता है, फिजिकली जरूरी नहीं है, ऑनलाइन करो आप लोग। इसको ये परमिट कौन करता है? इसको ये परमिट करता है बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। सो परमिटेड फॉर बोर्ड मीटिंग एंड समटाइम्स फॉर द जनरल मीटिंग। मतलब बोर्ड मीटिंग के लिए और जनरल मीटिंग के लिए ये ली गई है नॉर्मली, ऐसा ऐसा किया गया है। ये कोविड 19 में आया था, कोरोना के टाइम में आया था। कोरोना के टाइम में घर से बाहर नहीं निकल सकते ना, उस टाइम में आया था ये वाला चीज। या वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्टिसिपेंट्स क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी एबल टू सी एंड हेयर ईच अदर इन रियल टाइम। इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को सी कर सकते हैं, देख सकते हैं इन रियल टाइम। अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली एज सोड एज द पार्ट ऑफ द मीटिंग। अटेंडेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है। जो लोग ज्वाइन किया उन लोगों का अटेंडेंस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ। जो लोग ज्वाइन किया वो मीटिंग, उसका अटेंडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वर्चुअल मीटिंग का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन मीटिंग। जब एजीएम ईजीएम का जो मीटिंग होता है वो ऑनलाइन होता है, उसको अपने लोग बोलते हैं वर्चुअल मीटिंग। जैसे अपने बाबू से तुम वीडियो कॉल पे बात करते हो ना, तो ऐसे कंपनी लोग भी चालू कर दिया है कि एजीएम ईजीएम के लिए तुमको दूर दूर सफर नहीं करना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ के, मेट्रो पकड़ के, ऑटो पकड़ के आना नहीं पड़ेगा। घर में बैठो, वर्चुअल मीटिंग करो और वर्चुअली ही वोट गिराओ कोविड 19 से, ठीक है। फिर ई वोटिंग। ई वोटिंग का मतलब क्या होता है? ई वोटिंग का मतलब है ऑनलाइन वोट गिरा भाई, ऑनलाइन वोट गिराओ। ई वोटिंग मींस वोटिंग बाय शेयर होल्डर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग मीटिंग फिजिकली। फिजिकली मीटिंग अटेंड करने का और वो पेपर पे साइन करके बॉक्स में फेंकने का जरूरत नहीं है। ई वोटिंग कर, मोबाइल से वोटिंग कर, अपना फोन से वोटिंग कर। आजकल मोबाइल से वोटिंग चालू हो चुका है। एजीएम ईजीएम के लिए ना दोस्तों ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन वोटिंग चालू हो चुका है, मोबाइल से वोटिंग करो। Applicable to all listed companies and other companies having 1000 or more shareholders। मतलब जिस कंपनी का सुनो, जिस कंपनी का 1000 या 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर है वो लोग करवा सकता है ये वोटिंग, ठीक है। याद रखना, 1000 या 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर होना पड़ेगा। जिस भी कंपनी का 1000 या 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर है वो लोग करवा सकता है ये वोटिंग। ये वोटिंग मुश्किल नहीं है, वो लोग करवा सकता है, ठीक है। And the company must provide a secure electronic platforms for voting like NSDL or CHDL, CDSL। तो कंपनी जो है, कंपनी को एक बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर वोटिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे NSDL होता है, जैसे CDSL होता है वैसा। वोटिंग रिजल्ट्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद इन 48 आवर्स ऑफ द मीटिंग। मतलब मीटिंग के 48 घंटे के अंदर अंदर वोटिंग रिजल्ट आ जाना चाहिए। वोटिंग रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब 15 जनवरी को अगर मीटिंग हुआ तो 17 जनवरी से पहले पहले, 48 आवर से पहले पहले वोटिंग का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ई वोटिंग क्लियर है? ई वोटिंग मतलब ऑनलाइन वोटिंग। जब एजीएम ईजीएम के लिए आप लोग फिजिकली ना जाके ऑनलाइन वोट गिराते हो, फोन से वोटिंग करते हो, मोबाइल से वोटिंग करते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते? ई वोटिंग। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ई वोटिंग। कहीं जाने का आप जरूरत नहीं है। चलो, तो अपने लोगों का यहाँ पे सारा का हो गया। प्रॉक्सी क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, मिनट्स क्या होता है, पोस्टल बैलेट क्या होता है, वर्चुअल मीटिंग क्या होता है, ई वोटिंग क्या होता है, सब समझ गए अपने लोग? बिल्कुल। आइए, अभी अपने लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसको नहीं पता है भाई? वीडियो कॉल, जिस वीडियो कॉल के मदद से तुम अपने मम्मी पापा, अपने बाबू सबसे बात करते हो, वीडियो कॉल। एंड कोरम ऑफ द मीटिंग। सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बात करेंगे, उसके बाद कोरम ऑफ द मीटिंग का बात करेंगे, ठीक है। ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ये पहला वाला पार्ट है, ये दूसरा वाला पार्ट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब क्या?
कि क्या होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स holding a meeting through electronic communication technology that allows real time audio and visual interaction among participants। अगर आप एक मीटिंग को ऑनलाइन करवा रहे हो, जूम के थ्रू करवा रहे हो, गूगल मीट के थ्रू करवा रहे हो, या कोई भी दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स के थ्रू करवा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आप अपने मीटिंग को ऑनलाइन करवा रहे हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, देखिए फटाफट से देखिए, आइए। Video conferencing means holding a meeting through electronic communication technology that allows real-time audio and visual interaction among participants. It enables directors or members to participate in meeting without being physically present at one place। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फिजिकली तुमको प्रेजेंट नहीं रहना है, ना 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 ना। तुम ऑनलाइन मीटिंग करो, तुम अपने घर से, घर में बैठ के मीटिंग करो। एजीएम और ईजीएम अगर करोगे ना तो तुम ऑनलाइन करो, घर में बैठ के मीटिंग करो, तुमको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना है ना। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, तो कंपनी कैन होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड इन स्पेशल केसेस जनरल मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर विजुअल मींस दैट आर कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी बोर्ड मीटिंग को और जनरल मीटिंग को वीडियो कॉल के थ्रू ले सकती है। कंपनी बोर्ड मीटिंग को और जनरल मीटिंग को, कंपनी बोर्ड मीटिंग जो होता है और जनरल मीटिंग जो होता है उसको ना वीडियो कॉल के थ्रू ले सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ले सकते हैं, बोर्ड मीटिंग को और जनरल मीटिंग को। नोटिस एंड एजेंडा, सो द नोटिस ऑफ द मीटिंग मस्ट मेंशन दैट इट विल बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड प्रोवाइड द नेसेसरी लॉगिन डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टिसिपेशन। ठीक है, नोटिस में ये क्लियर कट लिखना चाहिए, नोटिस में क्लियर कट लिखा हुआ रहना चाहिए कि अपना जो मीटिंग होने वाला है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होने वाला है, और लॉगिन डिटेल्स वगैरह वगैरह, एक्टिवेशन, सब कुछ दिया होना चाहिए उसको, कि कौन सा वेबसाइट पे ये मीटिंग होगा, क्या लॉगिन डिटेल्स है वगैरह वगैरह, सारा इंफॉर्मेशन उसका ईमेल पे आना चाहिए। इसी को बोलते हैं नोटिस में ये क्लियर कट मेंशन होना चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाला है और उसका प्रॉपर लॉगिन डिटेल्स होना चाहिए। ठीक है, फिर पार्टिसिपेशन एंड अटेंडेंस। एवरी डायरेक्टर सुनो, एवरी डायरेक्टर अटेंडिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज काउंटेड एज प्रेजेंट फॉर द पर्पस ऑफ द कोरम। मतलब जो कोई भी वीडियो कॉल पे प्रेजेंट रहा है उसको काउंट किया जाएगा, उसका अटेंडेंस काउंट हो जाएगा। चाहे तुम फिजिकली प्रेजेंट हो, चाहे तुम वीडियो कॉल पे प्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, तुम्हारा अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे कॉलेज का जब ऑनलाइन क्लास होता था तो अटेंडेंस होता था ना, तो ऑनलाइन क्लास में अगर तुम प्रेजेंट हो तो तुम्हारा अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग एंड स्टोरेज, तो कंपनी उस वीडियो को रिकॉर्ड करेगा, वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। जैसे मान लीजिए यूट्यूब में अपना लाइव चलता है, यूट्यूब में मान लीजिए कभी मान लीजिए लाइव चलता है, तो फ्यूचर में आप देख सकते हो ना, वो लाइव रिकॉर्डेड रह जाता है ना वो लाइव, तो वीडियो रिकॉर्डेड रह जाना चाहिए फॉर प्रूफ कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ था। तो द कंपनी मस्ट इंश्योर दैट द एंटायर मीटिंग इंक्लूडिंग अटेंडेंस एंड वोटिंग इज रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड सेफली फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एंड लीगल प्रूफ। वो जो वीडियो कॉल है वो वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर ले, वो कंपनी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो वीडियो कॉल को एज ए लीगल प्रूफ। अच्छा, मैटर्स नॉट टू बी ट्रांजैक्शंस, याद रखिएगा ये अर्लियर रूल है, अर्लियर रूल मतलब अभी लागू नहीं करता। तो पहले के समय में बोलता था, पहले कोविड के समय में बोलता था कि ठीक है तुम वीडियो कॉल कर रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मैटर्स है ना जिसको डिस्कस मत करना वीडियो कॉल में। कोविड के समय में बोलता था कि ठीक है तुम वीडियो कॉल कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ मैटर्स को आप डिस्कस मत करना, जैसे अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। एक मिनट, अच्छा, ये फिर अपने लोग क्या बोला, कौन कौन सा मैटर वीडियो कॉल पे डिस्कस नहीं करना है, कौन कौन सा मैटर वीडियो कॉल पे डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप लोग भी किसी के साथ भी वीडियो कॉल करते हो तो अपना प्राइवेसी का पूरा पूरा ध्यान रखते हो। कुछ कुछ मैटर्स ऐसा है जिसको वीडियो कॉल पे बात नहीं करना चाहते हो, फेस टू फेस मिलो तब बात करेंगे, नहीं तो नहीं। तो ऐसा पहले अर्लियर रूल था, अर्लियर रूल था, अब नहीं है वो सब रूल। सुनिए, तो पहले जब कोविड के टाइम पे बोला जाता था कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है या मर्जर प्रपोजल्स जो है ये सब वीडियो कॉल पे डिस्कस मत करना। बोलता था कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है या मर्जर
मर्जर प्रपोजल्स अगर करने वाले हो, ये सब वीडियो कॉल पे डिस्कस मत करना। लेकिन अब उस पे ना अमेंडमेंट ला दिया गया। तो बट लेटर अमेंडमेंट नाउ परमिट ऑल मैटर्स इफ प्रॉपर फैसिलिटीज आर अवेलेबल। अगर कंपनी के पास सारा फैसिलिटीज है, अगर कंपनी सारा रिकॉर्ड्स को प्राइवेसी में रख सकता है, तो ठीक है, आप कर सकते हो, आप ये सब भी मैटर डिस्कस कर सकते हो। मतलब कि पहले अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मर्जर मर्जर प्रपोजल्स की बातें हम लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अमेंडमेंट आया गया, उस अमेंडमेंट में लिखा गया कि हाँ ठीक है, कोई कोई बात नहीं, आप कर सकते हो अगर प्रॉपर फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हो तो। ठीक है, तो इसको भी ऐसे याद रखिएगा, वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा डेफिनेशन लिख दीजिएगा, और ये जो प्रोविजंस है इसका 5 पॉइंट याद रखिएगा, ये 5 या तो 4। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके सर जी, ओके। अब अपने लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब अपने लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोरम ऑफ द मीटिंग। कोरम ऑफ द मीटिंग ऑलरेडी पढ़ाया हूं, लेकिन वापस सुनो। कोरम मतलब, quorum means the minimum number of members required to be present at a meeting to make its proceeding valid। ठीक है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना प्रेजेंट होना चाहिए एक मीटिंग में, एक एजीएम में या ईजीएम में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना प्रेजेंट होना चाहिए, उसको अपने लोग बोलते हैं कोरम। जैसे स्कूल जाते थे आप लोग, स्कूल में देखोगे जो जब बहुत ज्यादा बारिश वारिश आती थी तो बहुत कम बच्चे आते थे, तो स्कूल में मान लो एक बच्चे आए हैं, 2 बच्चे आए हैं, तो टीचर लोग क्या बोलेगी, नहीं पढ़ाएंगे, आज का तुम्हारा छुट्टी, आज तुम लोग ऐसे ही मस्ती करो। जब स्कूल में बहुत कम बच्चे रहते थे तो टीचर क्या बोलती थी कि नहीं नहीं पढ़ाएंगे, इतने कम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। आज ही अगर मेरा वीडियो आज ही मेरा वीडियो अगर मान लो कि 2 बच्चे देखेंगे, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्या नहीं पढ़ाऊंगा, बोलूंगा 2 बच्चे देखेंगे उससे मेरा क्या फायदा। ऑनेस्टली, ज्यादा बच्चे रहते तब ना मजा आता है मेरे को पढ़ाने में, तब ना मेरे को मोटिवेशन आएगा। अगर 2-5 बच्चे आएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा पढ़ा के क्या फायदा। तो कोरम का मतलब होता है कि एक मीटिंग में कितना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहना चाहिए। कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट ए मीटिंग टू मेक इट प्रोसीडिंग्स वैलिड। ठीक है, कि एक मीटिंग में कितना नंबर ऑफ मेंबर्स रहना चाहिए जो कि प्रेजेंट रहना चाहिए, उसको अपने लोग बोलते हैं कोरम। कोरम ऑफ ए मीटिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो विदाउट कोरम नो बिजनेस कैन बी लीगली ट्रांजैक्टेड। कोरम के बिना कोई भी बिजनेस, मतलब अगर मान लो कि 5 मेंबर प्रेजेंट नहीं है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर प्रेजेंट नहीं है, तो मीटिंग नहीं पॉसिबल है, मीटिंग होगा ही नहीं। 5 मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, एटलीस्ट 5 मेंबर भी प्रेजेंट नहीं है अगर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, मीटिंग कैंसल। 2 मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एटलीस्ट 2 मेंबर भी प्रेजेंट नहीं है प्राइवेट कंपनी के मीटिंग में, मीटिंग कैंसल, मीटिंग नहीं होगा, छोड़ो, घर जाओ, मीटिंग नहीं होगा। कम से कम 5 मेंबर प्रेजेंट रहना चाहिए और कम से कम 2 मेंबर प्रेजेंट रहना चाहिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के केस में, वरना नहीं होगा मीटिंग, छोड़ो। तो इसका जो प्रोविजंस है जितना याद होगा उतना याद कीजिएगा। ठीक है, कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम का मतलब होता है कि एक मीटिंग के लिए कितना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए प्रेजेंट। ठीक है, लीगल प्रोविजंस एज पर सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कोरम रिक्वायरमेंट्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी एंड मीटिंग। ठीक है, दिया हुआ है फॉर ये पब्लिक कंपनी, मतलब कि पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 5 मेंबर प्रेजेंट रहना चाहिए कोरम में। अगर 5 मेंबर नहीं रहा तो मीटिंग कैंसिल। 5 नहीं रहा मेंबर, अगर मान लो 4 ही रहा, 3 ही रहा, 2 ही रहा, मीटिंग कैंसिल। और प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट रहना चाहिए मीटिंग में, अगर वो 2 मेंबर नहीं रहा देन मीटिंग कैंसिल, देन मीटिंग क्या कैंसिल। ऑन बोर्ड मीटिंग 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 2 डायरेक्टर। ठीक है, बोल रहा है कि जितना बीओडी रहेगा उसका कम से कम 1/3 अगर प्रेजेंट नहीं रहा, या 2 डायरेक्टर, कम से कम 2 डायरेक्टर या जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका 1/3, विच एवर इज हायर, वो अगर प्रेजेंट नहीं रहा देन मीटिंग नहीं हो सकता। बोर्ड मीटिंग के केस में, बोर्ड मीटिंग के केस में बोर्ड मीटिंग के केस में बोला कि 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स या 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर, जो हायर रहा, विच एवर इज हायर, जो हायर रहा वो अगर प्रेजेंट नहीं रहा देन वो मीटिंग नहीं हो सकता। उसको अपने लोग बोलते हैं कोरम। कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना रहना चाहिए।
Adjournment for the wants of quorum. If quorum is not present within half an hour, the meeting stand adjourned to the same days, same time, next week or a fixed date by the board. ठीक है, अगर मीटिंग के आधे घंटे के अंदर अंदर, मीटिंग के आधे घंटे के अंदर अंदर, मीटिंग के हाफ एन आवर के अंदर अंदर पूरा कोरम प्रेजेंट नहीं हो पाया, कोरम मतलब ये 5 मेंबर से ज्यादा इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 मेंबर से ज्यादा इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, आधे घंटे के अंदर अंदर अगर 5 मेंबर से ज्यादा इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 मेंबर से ज्यादा इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो वो मीटिंग क्या हो जाएगा, एडजर्न्ड। कोर्ट का बोलता है ना, कोर्ट का, अरे कोर्ट वाला वकील बोलता है ना, द हियरिंग इज एडजर्न्ड, एडजर्न्ड हो जाएगा वो फिर वो जो मीटिंग है वो फिर सेम डे, सेम टाइम, नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है, quorum throughout the meeting, the quorum must be present through the meeting, not just at the beginning. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगिनिंग में आ गए, मीटिंग मान लो कि 12 बजे से है, ठीक है, मीटिंग मान लो 12 बजे से है, वो 10 बजे आ गया और बोला कि हम चाय नाश्ता करके आते हैं, सब कोई, मीटिंग मान लो कि 12 बजे से है और मान लो कि उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले आ गया, बोला कि हम नाश्ता करके आते हैं घर से, वैसा नहीं होगा। ठीक है, वैसा नहीं होगा कि 12 बजे का मीटिंग में अगर 10 बजे आ जाते हैं सारे मेंबर्स और 12 बजे चले जाते हैं, तो नहीं, 12 बजे से ही मीटिंग स्टार्ट होगा, वहीं देखा जाएगा कोरम है कि नहीं है, मतलब 5 मेंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, कोरम। कोरम का भी आप कैसे याद करोगे, मीनिंग तो भैया याद करना पड़ेगा। याद करना क्या है, कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट ए मीटिंग टू मेक इट प्रोसीडिंग वैलिड। उसके बाद ये प्रोविजंस, मतलब ये 4-5 प्रोविजंस कर लो, बस हो गया, बात खत्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपना अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट फटाफट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ज्यादा खींचेंगे नहीं। देखो, व्हाट आर द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ ए मीटिंग, तो चेयरमैन का क्या रोल रहता है, तो सबसे पहले चेयरमैन के बारे में एक्सप्लेन कर देना यहाँ पे कि द चेयरमैन इज ए पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग एंड इंश्योर्स दैट कंडक्टेड इन एन ऑर्डिनरी फेयर एंड लॉफुल मैनर। तो चेयरमैन वो इंसान है जो देखता है कि मीटिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे टाटा का चेयरमैन कौन था, टाटा का चेयरमैन रतन, ये टाटा था ना, ठीक है, अभी तो वो नटराजन कोई है ऐसा। ठीक है, तो वो चेयरमैन वो पर्सन है, एक कंपनी का चेयरमैन वो पर्सन होता है जो ये इंश्योर करता है कि मीटिंग सही तरीके से हो रहा है, लॉफुल मैनर में हो रहा है, फेयरली हो रहा है, मीटिंग सही तरीके से हो रहा है, मीटिंग इलीगल तरीके से नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 104 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द मेंबर प्रेजेंट एट ए मीटिंग शैल इलेक्ट वन ऑफ देम एज ए चेयरमैन अनलेस द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड अदरवाइज। ठीक है, मतलब कंपनी के जितने भी मेंबर, मान लो कंपनी के 1000 मेंबर है, उसमें से हजार मेंबर है, उसमें से वो मेंबर ही अपना चेयरमैन चुनेगा। ठीक है, कि अपना चेयरमैन कौन रहेगा, एक कंपनी के मान लो 1000 मेंबर है, उसमें से वो मेंबर ही अपना चेयरमैन चुनेगा कि अपना चेयरमैन कौन रहेगा, अपना चेयरमैन कौन रहेगा। अगर मेंबर नहीं चुन पाएगा तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही बोलेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही लिखा रहेगा कि कौन अपना चेयरमैन रहेगा इस कंपनी का। ठीक है, अगर एक कंपनी का 1000 मेंबर है, वही चुनेगा कि अपना कंपनी का चेयरमैन कौन बनेगा। तो वो चेयरमैन वो होता है जो ये देखता है कि मीटिंग सही सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन। सबसे पहले ये टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, तो द चेयरमैन इंश्योर्स दैट मीटिंग इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एजेंडा एंड कंपनी लॉ प्रोविजंस। तो चेयरमैन ये इंश्योर करता है कि सारा का सारा मीटिंग जो है वो एजेंडा के तहत हो रहा है, एजेंडा में जो जो चीज लिखा हुआ है उसके तहत हो रहा है, कंपनी लॉ प्रोविजंस के तहत हो रहा है, वो सब सब इंश्योर करता है कौन, चेयरमैन। चेयरमैन ऑर्डर मेंटेन करता है, ही मस्ट मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ड्यूरिंग डिस्कशन। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी का मीटिंग चल रहा है, यहाँ पे हंसी मजाक ठिठोला चल रहा है, नहीं, वैसा नहीं होता है। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ रहो, प्रॉपर डिस्कशन करो, आर्ग्यूमेंट्स कंफ्यूज सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, मतलब सही सलीके से काम करो। फिर फिट फिट टू डिसाइड पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर पे आपको बात करना है, किस ऑर्डर पे कौन सा प्रोसीड्योर रहना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, चेयरमैन। कि अपना बात करने का जो टॉपिक है वो कौन सा प्रोसीड्योर पे चलना चाहिए, कैसे कैसे चलना चाहिए, वो कौन बात करता है, चेयरमैन। एनी क्वेश्चंस ऑफ प्रोसीड्योर आस्क्ड ड्यूरिंग द मीटिंग
must be decided by the chairman. फिर टू इंश्योर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वो चेयरमैन जो होता है वो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो मीटिंग हो रहा है ये सही तरीके से हो, सही तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, चेयरमैन जो होता है चेयरमैन सबको अपॉर्चुनिटी देगा कि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। शेयर होल्डर लोग, तुम्हारा कंपनी का ओनर है तो एक चेयरमैन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी देता है कि किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। टू एक्सरसाइज कास्टिंग वोट in case of a tie in votes, so the chairman may use a casting votes if authorized by the article of association. सुनो, मान लो कि एक वोटिंग हुआ एजीएम का एक वोटिंग हुआ जहां पे 50 और 50 एकदम टाई हो गया ना, टाई सिचुएशन हो गया, जहां पे हाँ बोल रहे हैं 50 लोग और ना भी बोल रहे हैं 50 लोग, तो उस केस में चेयरमैन को अपना वोट देना पड़ेगा, उस केस में चेयरमैन को अपना वोट देना पड़ेगा, उस केस में चेयरमैन अपना वोट देगा। चेयरमैन जिसके तरफ भी जाएगा वो पलटी मार लेगा पूरा। अगर मान लीजिए टाई हो गया, टाई टाई टाई, अब समझ रहे हैं 50-50 हो गया मान लीजिए, तो उस केस में अपना वोट चेयरमैन देगा और चेयरमैन वो टाई को ब्रेक करेगा। फैसला चेयरमैन का होगा कि वो किसकी तरफ जाना चाहता है, हाँ की तरफ कि ना की तरफ। ठीक है। एंड टू इंश्योर quorum before the meeting begins the chairman must ensure that the required quorum is present. ठीक है, मीटिंग शुरू होने से पहले चेयरमैन ये इंश्योर करेगा कि ये जो कोरम है, कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। मीटिंग शुरू होने से पहले चेयरमैन ये भी इंश्योर करेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो टू इंश्योर एक्यूरेट वोटिंग, चेयरमैन ये भी इंश्योर करेगा कि वोटिंग सही सही हो रहा है कि नहीं, एक्यूरेट वोटिंग हो रहा है कि नहीं, कोई झोल झपाटा तो नहीं है, कोई फ्रॉडबाजी तो नहीं है, सही सही हो रहा है कि नहीं। फिर टू साइन मिनिट्स, मिनिट्स पे कौन साइन करेगा, चेयरमैन। मिनिट्स पे कौन साइन करेगा, चेयरमैन करेगा। ही मस्ट साइन द मिनिट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ एन ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये सब मत पढ़िए। तो टू अनाउंस रिजल्ट एंड क्लोज मीटिंग, ठीक है, चेयरमैन क्या करेगा, चेयरमैन रिजल्ट भी अनाउंस करता है कि देखिए फेवर में आया है 51 वोट्स, ऐसे रिजल्ट भी अनाउंस कौन करता है, रिजल्ट भी अनाउंस करेगा चेयरमैन, और मीटिंग को क्लोज करेगा कौन, चेयरमैन। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है बहुत इजी, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपना, अपना लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग, एक वैलिड मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स है, एक वैलिड मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए क्या क्या चाहिए, अगर आप एक मीटिंग को वैलिड करना चाहते हो तो क्या क्या चाहिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहला रिक्विजिट चाहिए प्रॉपर ऑथोरिटी टू कन्वीन, ए मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय ए competent authority such as board of director or tribunal, unauthorized meeting or unvalid। ठीक है, कोई भी मीटिंग अनऑथराइज्ड नहीं रहना चाहिए। मीटिंग मीटिंग कौन बुला सकता है, मीटिंग बुला सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ट्राइब्यूनल, कोई शेयर होल्डर नहीं बुला सकता है मीटिंग। हम मान लो रिलायंस के शेयर होल्डर है, हम नहीं बुला सकते मीटिंग। मीटिंग बुला कौन सकता है, मीटिंग दो इंसान बुला सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट। मीटिंग बुला कौन सकता है, मीटिंग बुला सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो ट्राइब्यूनल। फिर प्रॉपर नोटिस, एक मीटिंग का प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, 21 दिन पहले का नोटिस होना चाहिए, 21 दिन पहले का नोटिस, 21 दिन पहले नोटिस भेज दो, डेट का, टाइम का, प्लेस का। ठीक है, किसको किसको भेजो, मेंबर्स को भेजो, डायरेक्टर को भेजो, ऑडिटर को भेजो। ठीक है, उसमें प्रॉपर प्लेस डेट टाइम रहना चाहिए, प्रॉपर प्लेस डेट टाइम, कौन सा प्लेस पे, कौन सा डेट पे, कौन सा टाइम पे मीटिंग होना चाहिए। और याद रखिएगा मीटिंग हमेशा 9 AM to 6 PM ही होगा बिजनेस आवर्स में, ऐसा नहीं कर सकते कि रात को 2 बजे मीटिंग रख दी, नहीं, मीटिंग 9 AM to 6 PM ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रात को 2 बजे मीटिंग रख रहे हैं, नहीं। प्रेजेंस ऑफ कोरम, ए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग फॉर इट टू बी वैलिड। मतलब एक मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ मतलब कि मेंबर्स को प्रेजेंट रहना पड़ता है, कोरम को प्रेजेंट रहना पड़ता है, वो वो मीटिंग तभी वैलिड रहता है। ठीक है, प्रॉपर चेयरमैन, ए कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट प्रेसाइड एज चेयरमैन टू कंडक्ट द मीटिंग इन एन ऑर्डिनरली एंड लॉफुल मैनर।
मतलब बोला है कि एक मीटिंग में चेयरमैन भी रहना चाहिए। चेयरमैन अगर रहेगा तभी तो वो देखेगा कि सारा का सारा मीटिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक मीटिंग में चेयरमैन का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। एक चेयरमैन अगर रहेगा तभी तो वो डिसाइड कर पाएगा कि ये मीटिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। फिर एजेंडा एंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस। बिजनेस मस्ट बी ट्रांसैक्टेड स्ट्रिक्टली according to the agenda and circulated with the notice, ensuring no surprise or hidden items are discussed. तो बिजनेस एकदम फेयरली ट्रांजैक्ट, मतलब मीटिंग जो हो, मीटिंग एकदम सही सही होना चाहिए। मीटिंग फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ आइटम्स को छुपा रहा है, कुछ कुछ चीज को छुपाया जा रहा है, वैसा वैसा नहीं होना चाहिए। मीटिंग सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है। फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऑल डिस्कशन एंड डिसीजन शुड बी कंडक्टेड फेयरली, अलाउिंग ईच मेंबर टू एक्सप्रेस द ओपिनियन बिफोर पासिंग ए रेजोल्यूशन। हर मेंबर को मौका मिलना चाहिए, जो मेंबर्स बैठा हुआ है उसको मौका मिलना चाहिए कि आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है क्या, वैसा मौका मिलना चाहिए हर मेंबर्स को। ठीक है। प्रॉपर वोटिंग, वो मीटिंग में प्रॉपर वोटिंग होना चाहिए। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स, मिनट्स में रिकॉर्ड करो, वो जो मिनट्स है उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए वो मीटिंग्स में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है। कंप्लाइंस विद आर्टिकल एंड लॉ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें से आप लोग कितना याद करोगे, इसमें से आप लोग 7-8 पॉइंट याद कर लेना। ठीक है। 7-8 पॉइंट आप लोग याद कर लेना कि आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम के साथ एकदम वो कंप्लाइंस बैठना चाहिए। जो आर्टिकल्स में लिखा गया, जो मेमोरेंडम में लिखा गया, वही सब चीज फॉलो कर रहे हो। फिर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, प्रॉपर वो डॉक्यूमेंटाइजेशन, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होना चाहिए। आरओसी के पास जो सबमिट वमिट किए वो सब सब सही होना चाहिए। ठीक है। तो 11 ठो दिए, उसमें से 60 ठो याद कर लेना, 7-8 ठो। ठीक है ना। तो गाइस एक प्लीज कमेंट बनता है, हम लोग चैप्टर को खत्म कर दिए, याहू चैप्टर को हम लोग खत्म कर दिए, यूनिट नंबर 5 खत्म, वन शॉट खत्म। इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये 7 क्वेश्चंस के बियॉन्ड आपको कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों, कुछ नहीं, बस बना बना के लिखना है और क्या। तो दोस्तों एक कमेंट तो बनता है ना, एक कमेंट तो बन, अगर समझे हो आज का क्लास, एक कमेंट तो भाई बनता है। एक कमेंट करो, एक लाइक करो, एक शेयर करो, एक हाइप करो, ये तभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।